So hey guys, welcome back to my channel HK Official. And yeah, from this video, I'm starting your third year semester 6 syllabus one shots. I'll try my best to cover all of the one shots, but still अगर कुछ रह भी जाता है तो notes are already uploaded on our official website. If you are not aware of that, so you can go and search hkofficial.in, okay? And this website is completely for your notes. And currently थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स ही हैं जिनके नोट्स अपलोडेड हैं. आफ्टर दिस एग्जामिनेशन आई विल अपलोड ऑल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 नोट्स एज वेल. क्लियर है? तो वो एक प्रॉपर डेस्टिनेशन आपका होने वाला है जहां पर आपको सारे नोट्स मतलब आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर बंडल वाइज आपको मिल जाएंगे. ठीक है? एंड दैट इज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट फॉर यू. वीडियो देखने के बाद आपको वो नोट्स रेफर करने हैं, मास्टर सोल्यूशंस रेफर करने हैं एंड डेफिनेटली आप लोग हर बार की तरह 9+ पॉइंटर स्कोर कर सकते हो. ठीक है? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसको डीएस एंड बीडीए भी बोला जाता है. इसका यूनिट 1 सिंपल है जिसमें हम डेटा साइंस और बिग डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं. दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन. क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज बेसिक्स एंड नीड ऑफ डेटा साइंस एंड बिग डेटा. तो नीड के ऊपर काफी अच्छे से क्वेश्चन आपको आ जाता है. चलो, before we start, let me ask you one simple question कि how many of you you use Instagram, YouTube, Amazon or Swiggy? तो अब सबके पास है ये सारी चीजें. ठीक है? तो वेन एवर यू लाइक अ पोस्ट और यू सर्च समथिंग या फिर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो या कोई वीडियो वॉच करते हो, तो ये जो रिकॉर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है. एंड यही रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है? आपका डेटा बोला जाता है. सिंपल है बात. तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज डेटा. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डेटा क्या है हमारा? डेटा इज अ रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है? तो ये नंबर भी हो सकता है, आपका ये कैरेक्टर्स भी हो सकता है, सिंबल्स भी हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो डेटा कैन बी एनीथिंग. एंड ये डेटा का एग्जांपल अगर मैं दूं तो आपके स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, आपका टेम्परेचर की रीडिंग्स हो सकती हैं, मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, है ना? काफी सारी चीजें, फॉर एग्जांपल बैंक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है? बट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डेटा है, दैट डेटा बाय इटसेल्फ हैज नो मीनिंग. ओके? डेटा का खुद का कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स के लिए मैंने लिखा 85, 90, देन 98, देन समवॉट 65. ठीक है? तो अगर मैंने ये लिख दिया, सिंपल यही लिखा, डज इट मीन एनीथिंग? नो. बट इफ आई से कि ये जो है ये मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, नाउ इट हैज मीनिंग. ठीक है? सो रिमेंबर दिस लाइन फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो कि जो डेटा है दैट इज रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है? कंप्यूटर्स इस डेटा को स्टोर करते हैं एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ठीक है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर होता है डिवाइसेस में. अब वो कौन से डिवाइसेस होते हैं? तो वो आपके हार्ड डिस्क हो सकती है, आपकी एसएसडी, आपके ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है. तो बस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ. डेटा क्या है? आपकी रॉ इंफॉर्मेशन है. ये आपको हमेशा याद रखना है. डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल कब बनता है? इट बिकम्स यूजफुल आफ्टर एंड आफ्टर ओनली प्रोसेस्ड. ओके? जैसे ही वो प्रोसेस हो जाता है तब वो डेटा जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनता है या फिर यूजफुल बनता है. सिर्फ खाली ऐसा पड़ा हुआ डेटा डजंट मीन एनीथिंग. ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. एक छोटे से एक ट्रिक याद रख लो कि आपका जो डेटा होगा वो प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन बनेगा एंड इंफॉर्मेशन के बाद ही वो नॉलेज एक क्रिएट करता है, एक मीनिंग क्रिएट करता है. ठीक है? तो काफी अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको डेटा का यहाँ पर हो चुका है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा साइंस. ठीक है? तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफ वी हैव ह्यूज डेटा. ठीक है? आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आप उसको समझोगे कैसे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? सो दैट इज वेयर द डेटा साइंस कम्स इन. ओके?
तो यहाँ पर जो है डेटा साइंस अगेन एक फील्ड है, ठीक है, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड that involves extracting insights from vast amounts of data using various scientific methods, algorithms and processes. तो जो डेटा साइंस है वो एक फील्ड है जो कि आपके लार्ज डेटा में से यूजफुल इंसाइट्स, ये जो है ना यूजफुल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। और ये एक्सट्रैक्ट कैसे करता है? बाय यूजिंग व्हाट, सम साइंटिफिक मेथड, सम अल्गोरिथम्स या फिर सम प्रोसेसेस, ये लगा के यूजफुल इंसाइट्स, यूजफुल इंफॉर्मेशन डेटा में से फेच करता है, ठीक है। तो डेटा साइंस का मतलब क्या हुआ? आप यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो फ्रॉम लार्ज डेटा। आई होप ये लाइन आपको याद हो जाएगी अब, है ना। तो हर एक में मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक जरूर दे रही हूँ जो आप हमेशा याद रखोगे। डेटा के अंदर आपको बस यही याद रखना था कि डेटा सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, इट डजंट हैव एनी मीनिंग, ओके। जब आप उसको प्रोसेस करोगे तभी वो एक मीनिंगफुल जो है ना डेटा बनता है। और डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस वो है जो हम यूज करते हैं लार्ज डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के पास मिलियंस ऑफ कस्टमर परचेजेस है, ठीक है। तो डेटा साइंस का वो यूज कैसे करेगा? डेटा साइंस का वो यूज करेगा टू मतलब आंसर क्वेश्चंस लाइक कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हुआ है, कौन से कस्टमर्स ज्यादा बाय करते हैं, है ना, कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें रेकमेंड करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं इसका आंसर आपका डेटा साइंस दे रहा होता है। इससे आप क्या कर पाते हो? हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर पाते हो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज डेटा साइंस नाउ। तो बस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और इंटरडिसिप्लिनरी के मतलब क्या है? इट कंबाइंस मल्टीपल फील्ड्स। मल्टीपल फील्ड्स का मतलब क्या है? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आ जाता है आपका, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, डेटा एनालिसिस, बिग डेटा। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट डेटा साइंस, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी इजीली। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, डेटा साइंस की कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट थिंग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनको क्या करता है? कंबाइन करने का काम करता है। इट डील्स बोथ विद द स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये तो हमने लास्ट ईयर पढ़ ही लिया है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड मतलब जैसे टेबल्स हो गए, डेटाबेसेस हो गए, करेक्ट। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, आपके सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए, टेक्स्ट एंड ऑल, दैट कम्स अंडर दैट। तो डेटा साइंस ये दोनों भी काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम आता है, एंड दोनों का भी आप ये समझ लो कि डील कर लेता है। क्लियर? देन इट इज रिलेटेड टू डेटा माइनिंग एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। मतलब कि यहाँ पर जो है हमारा डेटा साइंस हम क्यों यूज करते हैं? टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल पैटर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। क्लियर? इट इन्वॉल्व स्टडिंग हिस्टोरिक पैटर्न्स एंड यूजिंग कंक्लूजन्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। ठीक है, पास्ट डेटा का यूज करके क्या करता है? ये फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करता है। जैसे नेटफ्लिक्स प्रेडिक्ट करता है कि कौन सी मूवी जो है, अगर आपने आज कोई मूवी देखी है तो नेक्स्ट डे उसको कौन सी मूवी रेकमेंड करनी है, ये आपका डेटा साइंस बता रहा होता है। तो ये चार चीजें, चार कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से याद रख सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों से डील करता है। डेटा माइनिंग बिग एनालिटिक्स से रिलेटेड है। देन मतलब ये क्या करता है? यूजफुल पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, एंड पास्ट डेटा से फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करता है। क्या ये चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए? देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको ध्यान में बैठ जाए। सिर्फ यू डोंट हैव टू सी और वॉच द वीडियो ओनली, ओके। जस्ट कीप इन माइंड द स्मॉल शॉर्ट सेंटेंसेस आई एम लेटिंग यू नो, ताकि आप उसको याद रख पाओ, ओके। अब नीड क्या है? डेटा साइंस की नीड क्या है? तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं, स्टिल हमें नीड क्या है? तो व्हाई डू कंपनीज इन्वेस्ट मिलियंस इन डेटा साइंस? बिकॉज डेटा जो है ना, इसको बोला जाता है, इज ऑफन कॉल्ड एज ऑयल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। जैसे कि ऑयल पावर्ड इंडस्ट्रीज होती थी पास्ट के अंदर, तो डेटा ही है जो पावर करता है मॉडर्न बिजनेसेस को। समझ में आई बात? सो विद द राइट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिग्निफिकेंट बिजनेस एडवांटेजेस। क्लियर? तो क्यों हमारा डेटा साइंस हमें जरूरी है? तो देखो इसके क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइसेस, ट्रांजैक्शंस एंड मोर। तो हमारे पास आज के डेट में जो डेटा है वो सबसे ज्यादा जो जनरेट होता है वो सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइसेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मोबाइल वगैरह से जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हर मिनट आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट आर अपलोडेड,
क्लियर है? तो यहाँ पर डेटा साइंस के बिना कोई भी इस डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सबसे पहली बात आपका डेटा साइंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, टू द नीड टू डिटेक्ट फ्रॉड यूजिंग एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, है ना? तो जो बैंक्स हैं वो डेटा साइंस का यूज करती हैं टू डिटेक्ट आपका, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गए या फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो गए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कार्ड है एंड इट इज यूज्ड सडनली इन अनदर कंट्री, तो जो बैंक है वो उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ द डेटा साइंस फील्ड वी कैन से इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंक सेक्शन एज वेल। देन द रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट मॉनेटरी लॉसेस एंड मिटिगेट रिस्क, ओके? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो फाइनेंशियल लॉस है उनको भी प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली डेटा साइंस का यूज होगा। कंपनीज एनालाइज करती है ना डेटा को, ताकि वो रिड्यूस कर पाए रिस्क को, लॉसेस को, जैसे कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस हो गए, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फोर्थ चीज क्या है, बिल्डिंग इंटेलिजेंस इन मशीन्स थ्रू एआई। ऑब्वियसली डेटा साइंस से जो है ना आप इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना सकते हो, जैसे कि आपका चैटबॉट्स हो गए, है ना? इसका चैटबॉट्स आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए, या फिर वॉइस असिस्टेंट हो गए। ये सारे इंटेलिजेंस जो है ना एजेंट्स, ये आप जनरेट कर पाते हो थ्रू एआई, बट वो भी आपका कैसे आता है, डेटा साइंस के ही फील्ड से आ रहा होता है, ठीक है? देन you have sentiment analysis, performing sentiment analysis to gauge the customer brand loyalty, okay? तो कंपनीज जो है वो हमेशा कस्टमर के ओपिनियंस एनालाइज करते हैं, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, आपका जो है ना ट्विटर, आप ट्विटर के कमेंट्स चेक करते हो टू सी इफ द कस्टमर्स लाइक द प्रोडक्ट और नॉट, तो ये होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर के ओपिनियंस को एनालाइज करती हैं, जिसको सेंटिमेंट एनालिसिस बोला जाता है। तो ये भी काम आपका कौन कर देता है, डेटा साइंस कर देता है। अनेबलिंग फास्टर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग इन एंटरप्राइजेस, मतलब कि आपकी जो कंपनीज है वो डेटा का यूज करती हैं टू मेक फास्टर एंड स्मार्टर डिसीजंस। देन रिकमेंडिंग द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर टू एनहांस बिजनेस आउटकम्स। सही बात है, आपका जो अमेजॉन अमेजॉन जो आपका रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो आपकी परचेज हिस्ट्री के बेसिस पे होता है। वो कभी भी आपको एज अ न्यू रेकमेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। क्लियर है? सो आई होप मैंने डेटा साइंस के जो टर्म्स है वो मैंने आपको काफी फेमिलियर करवा दिए हैं, एंड ये मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट यूनिट से आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज डेटा, एंड देन आगे का सब क्वेश्चन होगा व्हाट इज डेटा साइंस, आगे का सब क्वेश्चन होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्टली व्हाट इज डेटा साइंस, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा साइंस, राइट नीड ऑफ डेटा साइंस। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक एक पॉइंट समझना, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ लेट अस सी व्हाट इज बिग डेटा। क्लियर? बिग डेटा क्या होता है? तो अगेन नाउ आई नीड टू आस्क वन थिंग, सी क्या होगा अगर आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया फॉर नॉर्मल सिस्टम्स, तो वो कहलाया जाता है बिग डेटा, ठीक है? तो बिग डेटा जो होता है वो एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जो कि ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स है ना उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, इतना बड़ा वो डेटा होता है। तो जो बिग डेटा है, इट इज नॉट ओनली अबाउट साइज, ये कॉम्प्लेक्सिटी पे भी मैटर करता है, स्पीड ऑफ जनरेशन पे भी मैटर करता है, आपके डेटा की वैरायटी पर भी मैटर करता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा है, बिग डेटा इज नॉट जस्ट अबाउट size of data, it also refers to complexity, variety and speed at which the data is generated and needs to be processed। तो big data का मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में आ गई तो बहुत ज्यादा इजीली आप इसको लिख सकते हो। एक बार और बिग डेटा का डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम, ठीक है? तो ये जो डेटा है ना, इट रेफर्स टू डेटा ऑफ सच लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी दैट ट्रेडिशनल मैनेजमेंट टूल्स कैन नॉट स्टोर और प्रोसेस इट। क्लियर हो गई बात? तो बिग डेटा किसको बोला जाएगा, जो साइज में बड़ा है क्या? नहीं, जो कि आपकी वॉल्यूम में बड़ा है, या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसकी स्पीड ऑफ जनरेशन बहुत फास्ट है, वो जो डेटा है वो काफी वैरायटी का डेटा है, तब आप उसको क्या बोलते हो, बिग डेटा बोलते हो। अब एग्जांपल्स देख लो बिग डेटा सोर्सेस के, तो NYSE दैट इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बड़ा बिग डेटा है। ये क्या जनरेट करता है, ये अराउंड 1 टेराबाइट ऑफ डेटा जनरेट करता है पर डे।
तो ये क्या आप नॉर्मली मैनुअली कोई टीम बिठा के कर सकते हो मैनेज? नहीं, इसके लिए आपको डेटा साइंस की ही हेल्प लगेगी। देन मेटा कंपनी जो फेसबुक है, इट इंजेस्ट 500 प्लस टेराबाइट्स ऑफ न्यू डेटा डेली फ्रॉम फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस एंड कमेंट्स। अगेन यहाँ पे डेली की बात हो रही है। देन जेट इंजन होते हैं, अ सिंगल जेट इंजन जनरेट्स 10 प्लस टेराबाइट्स ऑफ डेटा इन जस्ट 30 मिनट्स ऑफ फ्लाइट टाइम। विथ थाउजेंड्स ऑफ डेली फ्लाइट्स दिस रीचेस पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। तो इतना सारा जो डेटा है, वाई डू कंपनीज लाइक, अब आप बोल सकते हो कि कंपनीज बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का यूज क्यों करती हैं? ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा, इतना मतलब ट्रेडिशनल डेटा बेसिस तो हैंडल ही नहीं कर सकते ना इतना बड़ा डेटा। सो इसीलिए जो बिग डेटा है वो आपको हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज द डेटा। तो इसमें क्या है, नीड ऑफ बिग डेटा के अंदर आप क्या लिख सकते हो? अगेन, द नीड ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स अराइजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा दैट कन्वेंशनल सिस्टम्स या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैंडल नहीं कर पाते। और ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बिग डेटा सॉल्यूशंस का यूज करती हैं? तो सबसे पहली बात है, स्टोर एंड मैनेज मैसिव डेटा दैट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस। जो डेटा आप नॉर्मल डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। बिग डेटा सॉल्यूशंस के अंदर हम उसको मतलब स्टोर कर सकते हैं। फाइन। सेकेंडली, प्रोसेस रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स फॉर इमीडिएट डिसीजन मेकिंग। ओके, तो यहाँ पर रियल टाइम डेटा की भी बात हो गई, जैसे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस हो गया। तो ये सारे जो रियल टाइम डेटा है, इसको भी प्रोसेस करने के लिए और इमीडिएट उसके ऊपर एक डिसीजन आपका ग्रांट करने के लिए क्या यूज होता है? बिग डेटा। देन एक्सट्रैक्ट एक्शनेबल इंसाइट्स फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। ऑब्वियस सी बात है, आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी मतलब एक्सट्रैक्ट करके उसमें से इंसाइट्स और फिर इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, जैसे इमेजेस एंड वीडियोस। तो आप पूरी वीडियो थोड़ी देखते बैठोगे मैनुअली अगर करने गए तो। दैट्स वेयर आपका बिग डेटा जो है ना यहाँ पर यूज होता है। देन इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट थ्रू डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ओके, सो दिस इज वेयर लाइक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कि बिग डेटा की जरूरत क्यों है। ठीक है। देन टू गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बाय डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन लार्ज डेटा सेट्स। ठीक है, तो बिग डेटा एनालिटिक्स की क्या जरूरत है वो भी आपने यहाँ पे देख लिया। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा। अभी तक हमने डेटा देखा। डेटा क्या है? आपके रॉ फैक्ट और फिगर्स हैं, बस आपको ये याद रखना है। डेटा अगर सिंपल ऐसे लिखा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, प्रोसेस होने के बाद उस डेटा का जो है ना कुछ मीनिंग होता है। क्लियर? देन डेटा साइंस के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या है? एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। यहाँ पर आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन या फिर इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम डेटा। किसका हेल्प लेके? अल्गोरिदम्स का हेल्प लेके, स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लेके, बिग डेटा का हेल्प लेके। ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने नीड ऑफ डेटा साइंस देखा। नीड ऑफ डेटा साइंस के अंदर हम समझा पा रहे हैं कि अगर मैसिव डेटा है तो उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है अपना डेटा साइंस। फ्रॉड डिटेक्ट करना है या फिर आपको डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा फास्ट करनी है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। फिर हम आए बिग डेटा के ऊपर। बिग डेटा क्या होता है? एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। ठीक है, फिर नीड ऑफ बिग डेटा हमने पढ़ा। नीड ऑफ बिग डेटा के अंदर हम बोल पा रहे हैं कि आप क्या करोगे? आपके पास अगर ह्यूज डेटा सेट है तो वो आप स्टोर भी कर पाओगे, आप प्रोसेस भी कर पाओगे और एनालाइज भी कर पाओगे। ये काम होता है बिग डेटा एनालिटिक्स का। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। एंड यहाँ तक हमने 3 मेजर पॉइंट्स कंप्लीट करे हैं डेटा, डेटा साइंस और बिग डेटा के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड बिग डेटा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स है काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन डेटा साइंस एंड बिग डेटा। सो many people think कि ये जो है ना दोनों भी सेम चीजें हैं, but actually they are different concepts. So let me explain this with a very simple idea. Imagine करो आपके पास, मतलब आपके पास नहीं लेकिन एक गोल्ड माइन होती है। ठीक है, इमेजिन आपके पास एक गोल्ड माइन है एंड वो गोल्ड माइन ही क्या है? बिग डेटा है, यानी कि बहुत ज्यादा ह्यूज रॉ मटेरियल है आपके पास। तो जो साइंटिस्ट है ना वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं,
उसको क्या बोला जाता है, डेटा साइंस। तो गोल्ड माइन क्या हो गया आपका, बिग डेटा हो गया। और जो लोग हैं जो इसको एनालाइज कर रहे हैं, जो इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो किसका काम हो गया, डेटा साइंस का काम हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको इस गोल्ड माइन से समझ में आ गया होगा। तो बिग डेटा क्या करता है, ह्यूज मैसिव डेटा को स्टोर करता है, और डेटा साइंस क्या करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है ताकि वो इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। आई होप अब आपको दोनों का भी बहुत इजीली मतलब समझ में आ गया है। अब फर्स्ट चीज देख लेते हैं, नेचर। ठीक है, नेचर क्या है, फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के नेचर में। क्यों, क्योंकि डेटा साइंस जो है वो एक ब्रॉड फील्ड है या फिर एरिया है फॉर स्टडी, जिसके अंदर आपकी स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, मशीन लर्निंग आ जाती है, डेटा साइंस, आप एनालिसिस आप बोल सकते हो, विजुअलाइजेशन आप बोल सकते हो। लेकिन जो बिग डेटा है ना, वो कोई फील्ड नहीं है, कोई स्टडी की फील्ड नहीं है। ठीक है, वो एक टेक्नोलॉजी है या फिर वो एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं ताकि हम कलेक्ट कर पाए, मेंटेन कर पाए, स्टोर कर पाए, और अपने ह्यूज डेटा को क्या कर पाए, प्रोसेस कर पाए। तो हमेशा याद रखो, डेटा साइंस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक फील्ड है, और बिग डेटा क्या है, एक टेक्नोलॉजी है या फिर आप इसको टूल बोल सकते हो। क्लियर हो गया पहला डिफरेंस नेचर का। देन सेकंड है आपके पास फोकस। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो फोकस है वो क्या बता रही है, जो डेटा साइंस है वो किस पे फोकस करता है, डेटा कलेक्ट करने में, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, जो कि काफी आपका जो है ना एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चला जाता है। लेकिन जो बिग डेटा है वो किसमें फोकस करता है, एक्सट्रैक्टिंग वाइटल इंफॉर्मेशन, मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए एंड उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, थर्ड चीज गोल क्या हो गया। तो गोल की अगर हम बात करें तो जो डेटा साइंस का गोल है वो ये है कि टू बिल्ड डेटा डोमिनेंट प्रोडक्ट्स फॉर अ वेंचर, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, या प्रेडिक्शन मॉडल्स हो गए, या एआई सिस्टम्स हो गए। तो यहाँ पर क्या करता है ना डेटा साइंस, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस देता है और इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स बिल्ड करता है। बट वहीं पर बिग डेटा की बात करें तो इसका बहुत सिंपल सा काम है, ये सिर्फ लार्ज डेटा को यूजेबल और मैनेजेबल बनाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो बिग डेटा है वो क्या कर रहा है, डेटा को प्रिपेयर कर रहा है, और जो डेटा साइंस है वो क्या कर रहा है, डेटा को एनालाइज कर रहा है। सिंपल सी बात हो गई। देन फोर्थ अगर हम बात करें टूल्स की, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेटा साइंस कौन से टूल्स को यूज करता है, पाइथन हो गई, आर लैंग्वेज हो गई, सास हो गया, ये टूल्स हम यूज करते हैं ताकि हम एनालाइज कर पाए, मशीन लर्निंग अप्रोच कर पाए या विजुअलाइज कर पाए डेटा को। देन बिग डेटा की बात करें तो हडूप, स्पार्क, फ्लिंक, इनको यूज किया जाता है ताकि हम मैसिव डेटा सेट्स को स्टोर और प्रोसेस कर पाए। ठीक है। देन फिफ्थ आता है आपका रिलेशन। तो ये जो डेटा साइंस है ना, ये सुपर सेट है आपके बिग डेटा का। ठीक है। और मतलब बिग डेटा क्या, ऐसा आप समझ लो कि अगर ये पूरी डेटा साइंस की फील्ड है, ठीक है, ये पूरी डेटा साइंस की फील्ड है, तो उसमें छोटू सा आपका क्या है ना, आपका बिग डेटा है। ठीक है, बिग डेटा। तो आप ऐसे समझ लो बिग डेटा इज जस्ट वन पार्ट ऑफ डेटा साइंस। क्लियर। तो डेटा साइंस जो है वो बिग डेटा टेक्निक्स को यूज करता है जब भी उसे डेटा सेट ऐसा लगता है कि काफी बढ़ चुका है। ठीक है। देन ये सबसेट हो गया बिग डेटा। देन पर्पस क्या है आपका, मेनली यूज फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, क्योंकि हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च कर पाते हैं, प्रेडिक्शंस कर पाते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिल्ड कर पाते हैं। और बिग डेटा इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। ओके, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में ज्यादा डेटा होता है, देन आपको लार्ज एंटरप्राइज डेटा मैनेज करना होता है उस केस में। तो डेटा साइंस और बिग डेटा का आपको डिफरेंस एक्सपेक्टेड है, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। काफी छोटे पॉइंट्स मैंने दिए हैं, लेकिन आपको जो मैंने बोला है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, चलो डिफरेंस हमने पढ़ ली। नाउ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको हमेशा से आता है। तो बहुत ज्यादा सिंपल एप्लीकेशंस एंड अब तक तो आप खुद भी फिगर आउट कर पाओगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डेटा साइंस के। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डेटा साइंस हैज अ वाइड रेंज ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो कुछ की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, आपके बैंक्स जो है वो डेटा साइंस का यूज कर पाते हैं टू डिटेक्ट फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए। सपोज आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपने पुणे में यूज किया एंड आफ्टर 5 मिनट्स इट इज यूज्ड इन अनदर कंट्री, तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि 5 मिनट में तो आप पुणे से फॉरेन नहीं जा सकते। सही बात है। तो यहाँ पर आपका जो है ना फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाती है। सो ये ब्लॉक कर देता है उस ट्रांजैक्शन को। एंड ये जो है ना, ये कैसे होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स के वजह से होता है, क्योंकि हमने उसको पास्ट फ्रॉड डेटा से फीड कर रखा है एंड उसको ट्रेन कर रखा है। ठीक है। सेकेंड चीज होती है आपकी हेल्थ केयर।
तो जो डेटा साइंस है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ केयर के अंदर। तो जो डॉक्टर्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ये इसको क्यों यूज करते हैं? डिजीज प्रेडिक्शन करने के लिए, मेडिकल इमेज का एनालिसिस करने के लिए, ड्रग डिस्कवरी के लिए, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट रेकमेंड करने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एआई ने क्या किया, एक्सरेज को या फिर एमआरआई स्कैन्स को एनालाइज कर लिया ताकि वो डिटेक्ट कर पाए डिसीजेस को। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा जल्दी का काम होगा, क्योंकि एक डॉक्टर कैन ऑल्सो डू दैट थिंग, बट एआई इज डूइंग इन लाइक फॉर एवरी डॉक्टर। जैसे कि अगर 100 डॉक्टर हैं तो 100 डॉक्टरों का काम एक एआई जो है फट से प्रेडिक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन का काम भी आपका क्या होता है, हेल्थ केयर से होता है। एंड मैं आपको बताऊं, कोविड-19 के टाइम पर भी जो डेटा साइंस की फील्ड है ना, इसने काफी हेल्प की थी टू प्रेडिक्ट इन्फेक्शन स्प्रेड। क्लियर? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन हो जाता है हेल्थ केयर। थर्ड आपका इंटरनेट सर्च हो गई। तो हर टाइम आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, तो डेटा साइंस ही जो है जो बिहाइंड द सीन्स काम करता है ना। गूगल के पास बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं, बट वो आपको वही दिखाएगा जो आपने सर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा साइंस की एल्गोरिथम्स यूज होती हैं कि कौन सा रिजल्ट पहले दिखाना है, कौन सी वेबसाइट ज्यादा रेलिवेंट है। तो हमेशा याद रखो, जो सर्च इंजिन होते हैं ना, वो डेटा साइंस का ही यूज करते हैं टू रैंक सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, पहले ये दिखाना है फिर ये दिखाना है, द वे आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, देन आपके पास टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है। तो टारगेटेड एडवर्टाइज मतलब आपने कभी नोटिस किया है, जैसे यू सर्च शूज ऑन Amazon, तो आफ्टर दैट यू स्टार्ट सीइंग शू एड्स एवरीवेयर। आपके इंस्टाग्राम पे शूज के एड्स आ जाएंगे, आपके यूट्यूब पर आ जाएंगे, आपके फेसबुक पे आ जाएंगे। इवन आपने सर्च करा था Amazon पे, लेकिन आपको सारी की सारी चीजें अब आपके सोशल मीडिया पर भी दिख रहे हैं। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज कंपनीज ने एनालाइज किया आपके ब्राउजिंग बिहेवियर को, आपका क्या इंटरेस्ट है ना, तब उन्होंने क्या किया, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाना शुरू किया। ठीक है, देन फिफ्थ आपका आ जाता है वेबसाइट रिकमेंडेशंस। तो अगेन दिस इज वेरी मतलब फेमस एप्लीकेशन, जैसे कि कंपनीज हो गई आपकी, Amazon हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, देन Spotify वगैरह हो गए। ये डेटा साइंस का यूज करते हैं टू रेकमेंड प्रोडक्ट्स और कंटेंट। क्लियर? नेटफ्लिक्स आपकी मूवीज रेकमेंड करता है, Amazon प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है, Spotify सॉन्ग्स रेकमेंड करता है। तो ये सारी चीजें आपके कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। देन यू हैव एडवांस्ड इमेज रिकॉग्निशन। तो एडवांस्ड इमेज रिकॉग्निशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपके हर एक इमेज को अंडरस्टैंड एनालाइज करने का काम भी आपका डेटा साइंस कर देता है ना। फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, मेडिकल इमेज एनालिसिस हो गया, या फिर मतलब आप बोल सकते हो क्वालिटी इंस्पेक्शन हो गई मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो आपका जो फोन है जिसमें फेस लॉक लगा होता है, वो फेस रिकॉग्निशन भी बिहाइंड द सीन्स डेटा साइंस काम कर रहा होता है। ठीक है, देन यू हैव स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच रिकॉग्निशन मतलब कि कंप्यूटर्स आपकी ह्यूमन वॉइस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सिरी हो गया, आपका एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गए, ये सारे क्या है, ये आप ह्यूमन वॉइस को क्या कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे अगर आपने बोला हे सिरी, हे गूगल, व्हाट इज द वेदर टुडे, तो जो सिस्टम है उस वॉइस को पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, उसको समझेगा एंड फिर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो ये भी जो है आपका डेटा साइंस ही काम कर रहा है अलोंग विथ मशीन लर्निंग। ठीक है, फिर एयरलाइन रूट प्लानिंग हो गई। तो एयरलाइंस भी आपके डेटा साइंस का यूज करते हैं, लार्ज डेटा सेट्स को क्या कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, ताकि फ्लाइट रूट्स ऑप्टिमाइज कर पाए, डिले को जो है ना प्रेडिक्ट कर पाए। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के भी समझ सकते हो। एंड 7 to 8 पॉइंट्स आर इनफ अगर क्वेश्चन इसी पे आता है तो। अदरवाइज आप गेमिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी का भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार आप पढ़ लोगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ द थर्ड थिंग इज देयर डेटा एक्सप्लोजन। ठीक है, अब डेटा एक्सप्लोजन क्या है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, डेटा एक्सप्लोजन का मतलब है रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिजिटल डेटा जनरेटेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ डेटा है जो क्रिएट हुआ है वो एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो कर रहा है, तो उसे बोला जाता है डेटा एक्सप्लोजन, उस कंडीशन को बोला जाता है। ठीक है, पहले अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो हमेशा जो डेटा होता था वो लिमिटेड होता था, बट आज के डेट में जो डेटा है वो इंटरनेट डिवाइसेस से जनरेट हो रहा है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जनरेट हो रहा है, आईओटी सेंसर्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर
हर एक सेकंड में जो वर्ल्ड है ना वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो बात आती है वो है डेटा एक्सप्लोजन की, ठीक है। सो द टर्म कैप्चर्स नॉट ओनली द ग्रोथ इन डेटा वॉल्यूम बट ऑल्सो इन इंक्रीजिंग वैरायटी एंड वेलोसिटी ऑफ डेटा। तो 5 V's होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 3 V's की बात हो चुकी है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब कि आपका जो अमाउंट ऑफ डेटा है वो काफी ह्यूज है, ठीक है। वैरायटी की बात हो रही है, मतलब कि कौन से टाइप का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहे होते हैं। देन वेलोसिटी की बात करें तो जो स्पीड है एट विच डेटा इज जनरेटेड, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ओवर हियर। तो हर एक सेकेंड थाउजेंड्स ऑफ फोटोज, वीडियोज एंड मैसेजेस जो है वो अपलोड हो रहे हैं, एंड इसी मैसिव ग्रोथ को क्या बोला जाता है, डेटा एक्सप्लोजन। अब इसके कॉजेज क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बहुत इजीली लिख पाते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, IoT, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस, साइंटिफिक रिसर्चेस। तो एक लाइन है इनकी, आप ये पढ़ सकते हो एंड अपने हिसाब से इलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसके अंदर क्या है, इन 2016 द एस्टिमेटेड ग्लोबल मोबाइल ट्रैफिक वाज 6.2 एक्साबाइट्स, यानी कि 6.2 बिलियन GB पर मंथ, ठीक है। समझ पा रहे हो कितना ज्यादा है। एक्साबाइट में भी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, बट इसका मतलब होता है 1 बिलियन गीगाबाइट्स, क्लियर है। तो इतना जो है ना मोबाइल का ट्रैफिक है ग्लोबली। तो टोटल डेटा की यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा, देखो बाय 2020 द वर्ल्ड हैड अप्रोक्सीमेटली 40,000 एक्साबाइट्स ऑफ डेटा। मतलब पहले ही 6.2 था, बट अब तो वो 40,000 एक्साबाइट्स हो चुका है ना। तो ये काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। फेसबुक अलोन इंजेस्ट 500 प्लस टेराबाइट्स ऑफ न्यू डेटा एवरी सिंगल डे, क्लियर। गूगल सर्चेस की बात करें तो गूगल सर्च भी, गूगल 3.5 बिलियन सर्चेस प्रोसेस करता है डेली। A single jet engine generates 10 plus terabytes of data in just 50 minutes। तो इसका बोलने का मेरा ये स्टैटिस्टिक्स दिखाने का मतलब यही है कि इसी को बोला जाता है डेटा एक्सप्लोजन। इतना डेटा कि आप जो है मतलब बहुत ही मुश्किल से ये जो है ना हैंडल हो पाता है, ठीक है। लेकिन ये सब हैंडल हो भी पा रहा है तो किसकी वजह से, डेटा साइंस की वजह से, फाइन। देन इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा एक्सप्लोजन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डेटा एक्सप्लोजन होता है ना, इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके चैलेंजेस भी हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है आपका नीड फॉर मतलब बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूं बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की, तो जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं वो हमें पता है ह्यूज वॉल्यूम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, हडूप एंड स्पार्क, ये दो आप अच्छे से याद रख सकते हो। तो इस मतलब ये क्या है ना, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं ताकि हम मैसिव डेटा को प्रोसेस कर पाए, ठीक है। देन यू हैव डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स इंक्रीज एज मोर पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा इज जनरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, डेटा अगर जनरेट हो रहा है तो उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है जो कि ऑनलाइन स्टोर हो रही है। तो इसी वजह से रिस्क भी इंक्रीज हो रहा है, डेटा ब्रीच हो सकता है, प्राइवेसी वायलेशंस हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी लेने पड़ते हैं, ठीक है। देन न्यू इशू अपॉर्चुनिटीज इमर्ज, न्यू करियर आई कैन से। तो यहाँ पर क्या है, जो डेटा एक्सप्लोजन है ना वो काफी ह्यूज डिमांड पर जो है ना डेटा क्रिएट करता है फॉर प्रोफेशनल्स, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटा इंजीनियर्स हो गए, डेटा एनालिस्ट हो गए। तो ये काफी अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स है डेटा साइंस का। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की बात करें तो जो कंपनीज हैं वो डेटा एनालिटिक्स का यूज करती हैं ताकि वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस को गेन कर पाए, ठीक है। वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, ठीक है। देन एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा हैज सिग्निफिकेंटली एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो जो आपका मैसिव डेटा है वो स्टोर और प्रोसेस होता है, जिसके लिए ह्यूज डेटा सेंटर्स का यूज होता है, ताकि मतलब यही यूज होगा। सो ये क्या कंज्यूम करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वी कैन से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो एडवांटेजेस भी हैं और चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ ये 5 V's ऑफ बिग डेटा को हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इनसेम के लिए, क्लियर। तो एक बार पानी पी लो, थोड़े से वीडियो स्टॉप कर दो एंड देन अगेन वॉच दिस, ताकि ये आपको एकदम क्लियरली याद रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है बिग डेटा की, ठीक है।
तो जो बिग डेटा है यहाँ पर, तो 5 V's ऑफ बिग डेटा क्यों बोला गया है, क्योंकि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं क्यों जो बिग डेटा है वो डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल डेटा, है ना। अगर आपने ये 5 V's समझ लिए मतलब कि आपने बिग डेटा का नेचर समझ लिया, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 5 V's हैं क्या, तो 5 V's हैं आपके वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैल्यू, देन वेरासिटी एंड वैरायटी। बहुत ज्यादा सा सिंपल है ये, मैं आपको एकदम इजीली समझा देती हूँ। यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, तोड़ के याद रखना है। 3 V's अलग है, ठीक है, और 2 V's अलग है। अब ये 3 V's अलग और 2 V's अलग क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये जो 3 V's हैं वो डिस्क्राइब करती हैं डेटा को, ठीक है, और जो 2 V's हैं वो ये डिस्क्राइब करती हैं कि उस डेटा की क्वालिटी क्या है या फिर वो कहाँ यूजफुल है। तो अब ये तीन कौन से हैं, सबसे पहले वाले 3 V's की जो मैंने बात करी जो डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, तो सबसे पहला है आपका वॉल्यूम, ठीक है, जो 3 V's में आता है। फिर है आपकी वेलोसिटी जो कि अगेन 3 V's में आता है, एंड थर्ड है आपकी वैरायटी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट कि यहाँ पर मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, क्लियर। और ये जो 2 V's आ गए वो आपकी इस वाली वैल्यू और इस वाली वेरासिटी के आ गए। इसका मतलब ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं डेटा, ठीक है। और ये जो 2 V's हैं, ये जो दोनों के दोनों 2 V's हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं क्वालिटी को एंड यूजफुलनेस को, ठीक है, उस डेटा का क्या यूज है, वो सारी चीजें। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो ये आपको याद रखना है, ये तीन आप एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे जो है ना डेटा डिवाइडेड है इनटू 3 V's एंड 2 V's। अब पहले वी की बात करें, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है इट रेफर्स टू एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, यानी कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है एवरी सेकेंड जनरेट होता है, तो उसको ही आपका क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है बिग डेटा का, ठीक है। तो इफ द डेटा साइज इज एक्सट्रीमली लार्ज तो उसको बिग डेटा कंसीडर कर लिया जाता है। डेटा अगेन वही आपको याद रखना है, सोशल मीडिया, आईओटी डिवाइस, ट्रांजैक्शन, सेंसर से जनरेट हो रहा है। और वॉल्यूम किसमें मेजर होती है, टीबी, पीबी, ईबी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रख सकते हो, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स एंड बियॉन्ड। एग्जाम्पल वही आपने अभी जो मैंने आपको बताया था 6.2 एक्साबाइट्स था 2016 में, और 2020 यानी कि 4 साल में डेटा की ग्रोथ क्या हुई, 40,000 एक्साबाइट्स, ठीक है। तो ये आप वॉल्यूम का एग्जाम्पल दे सकते हो। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मतलब तो वही होता है भाई, स्पीड, है ना। तो वेलोसिटी यानी कि कौन सी स्पीड है जिससे आपका जो डेटा है वो जनरेट और प्रोसेस हो रहा है, क्लियर हो गई बात। तो टेबल जो आज का डेटा है वो क्रिएट होता है कंटिन्यूअसली और उसी स्पीड से प्रोसेस भी हो रहा होता है, ठीक है। तो आपके मशीन्स यहाँ पे यूज होती हैं, डेटा कंटिन्यूअसली फ्लो करता है फ्रॉम मशीन्स, नेटवर्क, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। जैसे जो गूगल है वो 3.5 बिलियन सर्चेस पर डे प्रोसेस करता है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है सिंपल। तो ये जो है आपके वेलोसिटी में आ जाता है। सो प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है वो आप वेलोसिटी में बोलोगे। तो जो सिस्टम है वो एनालाइज कर पाता है डेटा को इन रियल टाइम और नियर रियल टाइम। तो वेलोसिटी किस पे फोकस करता है, रियल टाइम पे, रियल टाइम प्रोसेसिंग पे फोकस करता है। आई होप यू गॉट इट। थर्ड चीज आती है आपकी वैरायटी। तो ऑब्वियस सी बात है, वैरायटी यानी कि टाइप्स आ जाते हैं। तो जो डेटा है वो काफी डिफरेंट टाइप्स और फॉर्मेट का होता है। पहले जो डेटाबेसेस होते थे वो मोस्टली स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते थे, बट आज जो डेटा है वो काफी डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो चुका है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ये बताना होता है कि डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा में कैसे स्टोर होता था, पॉसिबली आपके जेसन, एक्सएमएल, इन सारी चीजों में सेमी स्ट्रक्चर्ड होता था। स्ट्रक्चर्ड के लिए सिंपल आपकी टेबल, स्प्रेडशीट्स यूज हो जाती थी। अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है जिसमें अनऑर्गेनाइज डेटा होता है जो कि आपके रोज और कॉलम्स में फिट नहीं हो सकता, जैसे कि इमेजेस हो गई, आपकी वीडियोस एंड ऑल। तो ये तीनों भी टाइप्स आपको जो है वैरायटी के अंदर लिखने होंगे, ठीक है। देन वेरासिटी की बात करें तो ये कुछ नया वर्ड लग रहा है। तो थर्ड भी आपकी मतलब थर्ड हमने फोर्थ वी की बात कर रही हूं मैं। तो फोर्थ भी आपकी वेरासिटी है। वेरासिटी मतलब कि डेटा की क्या क्वालिटी है, डेटा कहाँ रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, ये आपको बताना होता है। तो बिग डेटा जो है ना काफी ज्यादा अनकंसिस्टेंट डेटा के साथ आता है, अनसर्टेनिटी यानी इनकम्प्लीट डेटा के साथ आता है, इनएक्यूरेट डेटा क्वालिटी इश्यूज होते हैं, तो इनएक्यूरेट डेटा भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेटा है ये काफी मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है, इसीलिए इसमें काफी एरर्स और कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट्स दे आर रिपोर्टिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन टू गूगल। तो यहाँ पर जो है वेरासिटी काम करती है, जिसमें वेरासिटी का काम है ट्रस्ट वर्दीनेस एम्फसाइज करना, ऑथेंटिसिटी देखना, मतलब जो सिक्योरिटी पार्ट है ना वो आपका वेरासिटी दिखा रहा होता है, ठीक है। तो विदाउट गुड डेटा क्वालिटी एनालिसिस जो है ना वो आपके गलत हो सकते हैं, इसीलिए पहले ही वेरासिटी इस पे फोकस कर लेता है, क्लियर। देन वैल्यू की अगर हम बात करें,
फिफ्थ जो लास्ट वी है आपकी वो है वैल्यू, यानी वो जो डेटा है एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, उसमें से यूजफुल इंसाइट्स जो या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हम निकाल रहे हैं उसको बोला जाता है वैल्यू। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 5 V's, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आर यूजलेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन अनलेस दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल एंड एक्शनेबल इनसाइट्स। क्लियर हो गई बात। जैसे कंपनीज एनालाइज करती हैं कस्टमर के डेटा को, जैसे कि प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर जो रियल गोल होता है बिग डेटा एनालिटिक्स का वो होता है ताकि वो जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए इनटू यूजफुल एंड एक्शनेबल वैल्यूएबल इनसाइट्स। क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 5 V's। तो एक बार अगर मैं सिंपल एक्सप्लेन करूं तो आपका वॉल्यूम क्या था, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, आप याद रख सकते हो। देन आपके पास वेलोसिटी थी, यानी कि कौन सी स्पीड है, स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन एंड प्रोसेसिंग। फिर आपकी वैरायटी आती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। वेरासिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। वैल्यू यानी कि उस डेटा से यूजफुल इंसाइट्स, यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है, कौन सा, 5 V's ऑफ बिग डेटा। एंड इसको अच्छे से जो है ना आप एक बार नोट्स से गो थ्रू कर लेना। Then you have relationship between data science and information science. Clear? तो यहाँ पर लेट मी अगेन स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है हम लोग समझने वाले हैं कि जो रिलेशनशिप है इंफॉर्मेशन साइंस और डेटा साइंस की, ये क्या है। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि बेसिकली ये जो है ना दोनों भी रिलेटेड हैं बट डिफरेंट फील्ड से आती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन साइंस की, तो इंफॉर्मेशन साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि डील करती है विथ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इंफॉर्मेशन साइंस अगेन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, क्योंकि ये एनालिसिस भी करता है, कलेक्ट भी करता है, क्लासिफाई, मैनिपुलेट, देन स्टोरेज, रिट्राइवल, मूवमेंट, डिसेमिनेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है ये क्या है, ये एक फील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि मैनेज और ऑर्गेनाइज करती है इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये काम किसका है, आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि से फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो क्या होती हैं, वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, उनको कैटलॉग बना के रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, उनसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी होती है जब भी उसकी नीड हो। सो दिस मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिमिलर टू इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन साइंस है अगेन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करने पे फोकस करता है, बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर? अब डेटा साइंस क्या है, तो डेटा साइंस इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज इट मीन्स। सो यहाँ पर जो डेटा साइंस है वो फोकस करता है ऑन एक्सट्रैक्टिंग द नॉलेज फ्रॉम डेटा। ठीक है, यहाँ पर उसको मैनेज करने की बात हो रही है, एंड यहाँ पे जो है ना नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही है। तो जो मेन गोल है वो क्या है, डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, डेटा में से डिफरेंट पैटर्न्स डिस्कवर करना, इंसाइट्स जनरेट करना एंड डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस को बिल्ड करना। ठीक है, तो जो डेटा साइंस है वो कौन सी टेक्निक्स को यूज करता है बताओ, मैंने आपको अभी बताया था। तो मशीन लर्निंग हो गया, स्टैटिस्टिकल लर्निंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत सारे जो है ना ये सारी टेक्निक्स हैं जो डेटा साइंस यूज करता है ताकि वो नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाए डेटा से। ठीक है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अगेन नेटफ्लिक्स यूजर का डेटा एनालाइज करता है ताकि वो मूवीज रेकमेंड कर सके। तो अगेन जो डेटा साइंस है वो किस पे फोकस कर रहा है, डेटा एनालिसिस पे फोकस कर रहा है ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर पाए नॉलेज फ्रॉम डेटा। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है इंफॉर्मेशन साइंस और डेटा साइंस के बीच में वो देख लो। तो इन दोनों को हमने बेसिक तो समझ लिया, अब ये दोनों फील्ड्स कनेक्टेड कैसे हैं। तो सबसे पहली बात तो दोनों भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, क्यों इंटरडिसिप्लिनरी, मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि ये मल्टीपल फील्ड्स कंबाइन कर रही होती हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे जो फील्ड्स हैं इनको कंबाइन करके मैनेजमेंट हो रहा होता है एंड यूटिलाइजेशन हो रहा होता है इंफॉर्मेशन का। तो दोनों का ये एक तो पहला रिलेशनशिप हो गया। दूसरा रिलेशनशिप है डिफरेंट फोकस है भाई इनका। इनका इंफॉर्मेशन साइंस ऑर्गेनाइज, मैनेज, मेंटेन करने का काम करता है, वेयर एज डेटा साइंस फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज। ये तो मैंने
मैंने आपको याद ही करवा दिया है, ठीक है। देन जो डेटा साइंस है, डेटा साइंस heavily relies on information science principles, particularly in data storage, retrieval and dissemination, है ना। तो जो डेटा साइंस है उसको एक प्रॉपर डेटा स्टोरेज और रिट्राइवल सिस्टम चाहिए, एंड ये जो सिस्टम होते हैं ना, फिर ये डिजाइन किससे हो रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन साइंस के प्रिंसिपल से। तो इंफॉर्मेशन साइंस प्रिंसिपल्स के वजह से ही एक प्रॉपर डेटा जो है ना वो डेटा साइंस तक पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गई बात। Then you have information science provides infrastructure and conceptual frameworks upon which the data science build analytic solutions। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन साइंस है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जो डेटा साइंस है ना वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेगा जो इंफॉर्मेशन साइंस ने बना रखा है, एंड फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या करेगा, एनालिटिकल सॉल्यूशंस बिल्ड करेगा। समझ में आ गई बात। Then together they form the foundation of modern knowledge management, business intelligence and artificial AI systems। क्लियर हो गई बात। तो इन दोनों के सपोर्ट से ही क्या हो रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सारे जो पावरफुल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है ना ये क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। At last, data science can be viewed as more computational and algorithm driven evolution of traditional role of information science। तो जो information science है, बस ये दो लाइनें याद रखो, information science मैनेज करने के लिए यूज होता है डेटा को, और डेटा साइंस एनालाइज करने के लिए यूज होता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस थिंग। सो ये आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि देखो डिफरेंस 100% आएगा आपको इनसेम पेपर के अंदर, तो वो डेटा साइंस में आ सकता है, अभी जो हमने इंफॉर्मेशन साइंस और डेटा साइंस की बात करी है उसमें आ सकता है, नेक्स्ट आपके बिजनेस इंटेलिजेंस वर्सेस डेटा साइंस पर भी आ सकता है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, बेसिकली आप इमेजिन करो एक कंपनी है एंड इट वांट्स टू एनालाइज सम सेल्स डेटा, ठीक है, उसका सेल्स डेटा है एंड उसको वो एनालाइज करना है। सो दे मे आस्क फॉर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लाइक कि एग्जैक्टली क्या हुआ लास्ट ईयर एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि वो एनालिसिस के अंदर बेसिक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, है ना, तो ये चीज आती है आपके बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, और नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है ये आती है आपके डेटा साइंस के अंदर। तो यही दो मेजर डिफरेंस है आपके क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के। बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो बिजनेस इंटेलिजेंस है ये हमेशा आपकी टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स को रेफर करता है विच इज यूज टू एनालाइज बिजनेस डेटा एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपका ये क्या है, सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसेस है जो कि यूज होते हैं बाय एंटरप्राइजेस यानी कि बिग एमएनसीज फॉर बिजनेस डेटा एनालिसिस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो ये जो रॉ डेटा है इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है ताकि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो जाए एंड प्रॉफिटेबल एक्शंस लिए जा सके। क्लियर। एंड यहाँ पर ये मेजरली क्या करता है, इट प्राइमरीली वर्क्स विद स्ट्रक्चर्ड एंड समटाइम्स सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली इट अनेबल्स फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अजम्पशंस। तो एक फैक्ट आपको प्रॉपर दिख रहा होता है, ठीक है, रॉ डेटा आपका रिपोर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, मैनेजर्स जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है ना वो ले पाते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। एंड काफी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, पावर बीआई, टैबल्यू, क्यूलिक व्यू, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ये सारे आपके टूल्स हैं, ठीक है। तो अगर एक सेल्स डैशबोर्ड है जो कि लास्ट ईयर का रेवेन्यू दिखा रहा है, इसका मतलब इसके पीछे बिजनेस इंटेलिजेंस का काम है। तो पावर बीआई के अंदर जो ये बीआई है दैट इज योर बिजनेस इंटेलिजेंस, एंड ये फोकस करता है ऑन पास्ट एंड प्रिवेंट द डेटा, ओके, फ्रॉम द प्रेजेंट थिंग्स। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो पास्ट के बारे में जो भी चीजें हैं वो आपके बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। अब अगर डेटा साइंस की बात करें तो जो डेटा साइंस है अगेन ये क्या है, ये आपकी एक फील्ड है दैट अप्लाइज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स टू डिस्कवर हिडन पैटर्न्स एंड इंसाइट्स इन डेटा। तो इसके अंदर क्या क्या यूज हो रहा है, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल्स, मशीन लर्निंग वगैरह, ताकि हिडन पैटर्न्स जो है वो पता चल सके। तो जो डेटा साइंस है उसका फोकस क्या है,
फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टू सपोर्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेडिक्टिव मॉडल्स जो है वो आप बिल्ड कर पाते हो। एंड इसके कौन से एग्जाम्पल टूल्स हैं, तो आपका पाइथन, आर, सास एंड टेंसर फ्लो, ये सारे आपके टूल्स हैं जो डेटा साइंस में यूज होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको प्रेडिक्ट करना है नेक्स्ट मंथ की क्या प्रोडक्ट डिमांड होगी, तो उसके लिए आप डेटा साइंस का यूज करते हो। तो हमेशा एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, याद रखो, बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि पास्ट डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो, एंड डेटा साइंस यानी कि फ्यूचर के जो प्रेडिक्शंस है वो आप यहाँ पर फोकस कर रहे हो उस पर, ठीक है। अब इसी का कंपैरिजन आपको आ सकता है, तो आपको यही लिखना है। पहले तो डेटा साइंस क्या है, ये मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड टूल्स को यूज करता है टू फाइंड आउट हिडन पैटर्न। बिजनेस इंटेलिजेंस में इट इज द सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस यूज्ड फॉर बिजनेस डेटा एनालिसिस। क्लियर? ओके। फिर यहाँ पर डेटा साइंस फ्यूचर की बात करता है, बिजनेस पास्ट और प्रेजेंट की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज होता है, यहाँ पर प्राइमरीली स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज होता है। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डेटा साइंस इज हाईली फ्लेक्सिबल, क्योंकि डेटा सोर्सेस कभी भी आप ऐड कर सकते हो आपकी जरूरत हिसाब से। बट अगर बिजनेस एनालिसिस या बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा सोर्सेज हैं वो आप प्री प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड कर लेते हो। क्लियर? मेथड की बात करें तो साइंटिफिक मेथड है एंड ये एनालिटिकल मेथड है। इसकी एक्यूरेसी किसकी, अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। बाकी बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो काफी सिंपलर है इन कंपैरिजन। एक्सपर्टाइज जो होते हैं डेटा साइंस में उन्हें डेटा साइंटिस्ट बोला जाता है, और बिजनेस इंटेलिजेंस में जो होते हैं उनको बिजनेस यूजर और बिजनेस एनालिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट विल हैपन, अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा फ्यूचर में, इन सब का आंसर आपको डेटा साइंस देता है। एंड एक्चुअली क्या हो चुका है इसका आपको आंसर डेटा साइंस दे रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस एज वेल, ठीक है। क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है लास्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो 5 V's के साथ ये भी आपका 3 स्टार कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है। चलो इमेजिन करो एक कंपनी है एंड इट कम्स टू अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, एंड वो बोल रहा है कि हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है उसका जो सेल्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जो डेटा साइंटिस्ट है वो इमीडिएटली आंसर नहीं दे देगा, वो हवे में नहीं बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है एंड ऑल, ये ऐसे नहीं बोलेगा। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, इंस्टेड वो फॉलो करेगा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जो कि डेटा साइंस लाइफ साइकिल बोला जाता है उसको, ठीक है। और यही लाइफ साइकिल है जो कि बताती है कि आप हाउ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट मूव्स फ्रॉम अ प्रॉब्लम टू अ रियल सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इजी स्टेप्स होते हैं जो डेटा साइंस लाइफ साइकिल के होते हैं, एंड ये पूरा एनालाइज करने के बाद फिर डेटा साइंटिस्ट प्रॉपरली प्रूफ्स के साथ उस जो है ना कंपनी के जो भी आया होगा मैनेजर एंड ऑल, उसको बोल सकता है कि ये रीजन है आपके सेल्स डिक्रीज होने का, ठीक है, ताकि वो उस पर वर्क कर पाए एंड अपना जो सेल है वो इंक्रीज कर पाए। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब डेटा साइंस की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये एकदम फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है जहां पर आप क्लियरली अंडरस्टैंड करते हो कि बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। सपोज अगर ई कॉमर्स कंपनी है वो पूछ रही है कि हमारे कस्टमर्स छोड़ क्यों रहे हैं, या फिर हम प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट डिमांड को, या फिर हम अपने लॉस हमारे इतने क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना ये केस आता है कि यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आप कौन से गोल्स लेके जो है ना इस बिजनेस को कर रहे हो, ये सारी चीजें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि इतने ज्यादा कस्टमर क्यों मतलब आपका जो है ना छोड़ रहे हैं आपकी सर्विस को, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करना होता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है एंड क्या एनालिसिस हमें करना पड़ेगा ताकि हम जो है अपने यूजर्स को वापस ला सकें, ठीक है। देन ये स्टेज 1 हो गया आपका। स्टेज 2 होती है डेटा अंडरस्टैंडिंग। अभी आपने बिजनेस अंडरस्टैंड कर लिया, अब आपको जैसे ही प्रॉब्लम समझ में आ गई है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है अवेलेबल डेटा को अंडरस्टैंड करना। तो इस केस में आप रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करते हो, आप जो डेटा है उसको एनालाइज करते हो, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसको लेकर आते हो, एंड कौन से डेटा टाइप आपने यूज करे हैं, क्या उस डेटा का रेलिवेंस है, ये आप चेक करते हो। एंड यहाँ पर आप क्या परफॉर्म करते हो डेटा अंडरस्टैंडिंग में, ईडीए। ईडीए याद आया, कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ्स विजुअलाइजेशंस आप क्रिएट करते हो
बाय यूजिंग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। फॉर एग्जांपल कस्टमर परचेज की हिस्ट्री है आपके पास, ठीक है, तो आपको वो समझना है। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपका जो डेटा है कितना अवेलेबल है एंड क्या वो यूजफुल है भी या नहीं। तो ये ग्राफ्स के हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड डेटा की भी नॉलेज हो जाएगी। फिर थर्ड आपका आता है डेटा प्रिपरेशन। तो डेटा प्रिपरेशन ये यूजुअली सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेज होती है, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो 60 to 70% टाइम जो है वो डेटा प्रिपरेशन में ही स्पेंड करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रॉ डेटा होता है वो काफी मेसी होता है, ठीक है। तो इस स्टेज पे आके जो डेटा साइंटिस्ट है उसका काम होता है मल्टीपल डेटा सेट्स को मर्ज करना, मिसिंग वैल्यूज रिमूव करना, इनकरेक्ट या फिर डुप्लीकेट अगर डेटा है तो उसको क्लीन करना, काफी सारी चीजें होती हैं, फीचर इंजीनियरिंग करना, इररिलेवेंट कॉलम्स को रिमूव करना। तो ये सारा काम आपके डेटा प्रिपरेशन में हो जाता है, ठीक है। अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रॉपरली यहाँ पे होता है। इसमें अब आपके पास जो है, यहाँ पर तो हम हमारे पास जो डेटा था उसका ही हमने एनालिसिस किया है ईडीए से, बट अब जो हमने अपना डेटा क्लीन करके, क्लीन्ड डेटा जो है ना आफ्टर आर 60 to 70% टाइम देके डेटा प्रिपरेशन में जो क्लीन डेटा आया है उससे अब हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। मतलब कि आप विजुअलाइजेशंस यूज करोगे, ड्रॉ मतलब क्रिएट करोगे बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स या फिर स्कैटर प्लॉट्स वगैरह होते हैं, हीट मैप्स होते हैं। तो इससे अब आपको समझ में आएगा फाइनली कि रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट प्राइस में, सेल्स में या फिर कस्टमर बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है। तो इस पर्टिकुलर ईडीए से आपको काफी ज्यादा इजीली ट्रेंड्स समझ में आ जाते हैं, कहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका जो लॉस है वो क्यों हो रहा है ये समझ में आ जाता है, ठीक है। फिर आपकी डेटा मॉडलिंग होती है, तो ये फोर्थ था। फिर आपकी डेटा मॉडलिंग होती है एंड इस स्टेज पर वी बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। इस स्टेज पर आप क्या करते हो, एमएल मॉडल्स को बिल्ड करते हो प्रेडिक्शंस और इनसाइट्स के लिए। तो जो भी प्रॉब्लम है डिपेंडिंग ऑन दैट हम मॉडल टाइप को जो है ना समझते हैं कि क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करना है, रिग्रेशन मॉडल, क्लस्टरिंग मॉडल को यूज करना है। मतलब आपको पता है क्लासिफिकेशन यानी कि आप क्लासिफाई करते हो क्या ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। फिर रिग्रेशन यानी कि आप हाउस प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल। क्लस्टरिंग यानी कि कस्टमर्स को आप सेगमेंट कर रहे हो डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो ऐसे आप क्या करते हो, यहाँ पर एमएल मॉडल्स का यूज करते हो ताकि आप इनसाइट्स और प्रेडिक्शंस निकाल पाओ, क्लियर है। फिर आपके पास आता है सिक्स्थ मॉडल इवैल्यूएशन। मतलब कि अब आप चेक कर रहे हो जो मॉडल आपने जो मतलब आपने ट्रेन किया तो इज इट गुड इनफ टू यूज इन रियल लाइफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मॉडल के मैट्रिक्स इवैल्यूएट करते हैं कि क्या एक्यूरेसी आई है ना, एक्यूरेसी क्या आई, आपका प्रेसिजन क्या हुआ, ठीक है। फिर आपका और क्या होता है, F1 स्कोर होता है, आरएमएससी होता है, रिकॉल होता है। तो ये सारी चीजें आप मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर आती हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट मॉडल डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब कि ये फाइनल स्टेज है। एंड अब यहाँ पर आपका जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड सिस्टम में इंप्लीमेंट हो जाएगा, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस या मोबाइल ऐप या एपीआईज या फिर डैशबोर्ड्स आप क्रिएट करोगे एंड एग्जैक्टली वहां पर जो है आपको मॉडल डिप्लॉय हो जाएगा। कौन सा मॉडल, एमएल मॉडल जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये पूरी आपकी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल है। तो अगर कहीं भी मॉडल फेल होता है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट तो वी मे नीड टू गो बैक टू अर्लियर स्टेजेस एंड फिर आप वापस मॉडल डिप्लॉयमेंट पे आते हो, क्लियर है बात। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो बस ये 7 स्टेजेस आपको याद रखने हैं डेटा साइंस के, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फिर डेटा प्रिपरेशन, फिर ईडीए, देन डेटा मॉडलिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो ये पूरी लाइफ साइकिल होती है आपके डेटा साइंस की, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। एक एक मैं शॉर्टकट दे देती हूँ आपको कैसे याद रखना है इसको। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्टकट ऐसे कर सकते हो, BDD, देन आपका ई आ जाएगा, ई एक्सप्लोरेटरी का, फिर DMM, ठीक है। आप ऐसे रख सकते हो याद, या फिर एम को आप डी भी कर सकते हो डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप ऐसे इसको याद रख लेना, अदरवाइज बहुत सिंपल है, विदाउट शॉर्टकट ऑल्सो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज डिटेल में लिखी है तो आप नोट्स रेफर कर लेना एंड इसको डिटेल में जो है ना पढ़ लेना। अब आप बात आ जाती है डेटा टाइप्स और डेटा कलेक्शन की। तो बहुत सिंपल है, आपने ये सब पढ़ रखा है लास्ट टाइम हमने डीबीएमएस में। तो डेटा टाइप्स क्या है भाई, डेटा टाइप्स तो सबसे पहले बेस्ड ऑन आपका स्ट्रक्चर बात करें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनसेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। काफी अच्छे से हमने इन सब की बात करी हुई है। तो जो डेटा देखो, सबसे पहले मैं बता दूं ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं। हमारे पास 4 होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, देन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वैल्यूज एंड देन बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है।
बेस्ड ऑन टाइम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर आपको डेटा टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें आप बहुत इजीली लिख पाते हो कि स्ट्रक्चर्ड यानी हम टेबल्स, रोज, कॉलम्स का यूज करते हैं, है ना। बाकी अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो ये क्या होता है, आपका जो डेटा जो कि एक स्ट्रिक्ट टेबल फॉर्मेट फॉलो नहीं करता, बट स्टिल उसमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि जेसन फाइल, उसका खुद का सिंटैक्स होता है, XML, HTML फाइल्स एंड ऑल, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है। और अनस्ट्रक्चर्ड में तो प्रॉपर आपके इमेजेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट आ जाते हैं। तो ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हो गया। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें, दैट इज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, तो 4 इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज, ठीक है, किसी ऑर्डर के बिना कैटेगरीज जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे जेंडर हो गया, मेल है या फीमेल है, ये हो गया आपका नॉमिनल डेटा। ब्लड ग्रुप यानी कि कैटेगरीज में डिवाइड करता है। कंट्री नेम्स, कैटेगरीज में डिवाइड करना, जिसमें कोई रैंकिंग या कोई ऑर्डर नहीं होता, वो आपका नॉमिनल डेटा हो जाता है। देन यू हैव ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है विद एन ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं था बट कैटेगरीज थी, लेकिन यहाँ पर कैटेगरीज है पर ऑर्डर भी है, ये आपको याद रखना है। बस डिफरेंस क्या है, बिटवीन रैंक्स में नॉट बी इक्वल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करें तो वो हमेशा इसके बीच में होगा, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन रैंकिंग, या फिर मतलब ऐसे समझो कि एक लेवल, या फिर एक आप ऐसे दिखा रहे हो कि एग्जैक्टली इसी के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन लेवल ये, ठीक है। तो एक कैटेगोरिकल डेटा अगेन जिसमें अनइक्वल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन रैंक्स। क्लियर? देन आपके पास आ जाता है इंटरवल डेटा। तो इंटरवल डेटा क्या है, ये ऐसा डेटा है जो कि न्यूमेरिकल है एंड इसके अंदर इक्वल इंटरवल्स होते हैं, बट कोई भी 0 पॉइंट नहीं होता, कोई ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, कैलेंडर ईयर्स हो गए, IQ स्कोर्स हो गए। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा 20 और 30 डिग्री के बीच में हुई तो वो मीनिंगफुल होती है। बट अगर 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया तो इट डज नॉट मीन कि एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो आप इसको यह याद रख सकते हो कि एक इंटरवल दिया जाता है, तो वो होता है इंटरवल डेटा। फिर आपके पास आता है रेशो डेटा। तो जो रेशो डेटा है वो अगेन न्यूमेरिकल डेटा होता है विथ इक्वल इंटरवल्स एंड अ ट्रू 0 पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गए, एज हो गई, इनकम वगैरह हो गई, तो ये सब आपके रेशो डेटा में आती है। अगर वेट 0 kg है तो इसका मतलब उसको कोई वेट नहीं है, तो ये हम ट्रूली बोल सकते हैं, इसका मतलब ट्रू 0 पॉइंट है। तो जो रेशो डेटा होता है ना, वो मीनिंगफुल कंपैरिजन में यूज होता है, जैसे कि 20 kg क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 10 kg होता है। तो बेसिकली ऐसे इंसाइट्स के लिए रेशो डेटा का यूज किया जाता है। थर्डली, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो सिर्फ 2 होते हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा के अंदर काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, जिनको हम काउंट कर पाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है काउंटेबल वैल्यूज होती हैं, यूजुअली आपके होल नंबर्स आप इनको, या फिर इंटीजर्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग। तो ये डिस्क्रीट डेटा है, लिमिटेड चीज है, ठीक है। अब आपको पता है, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 3.5 स्टूडेंट्स है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि 3.5 आधा कोई स्टूडेंट होता है क्या, नहीं। तो ये डिस्क्रीट डेटा हो गया। कंटिन्यूअस डेटा की अगर हम बात करें तो ये जो है डेटा, इट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, हाइट, टाइम, तो इसमें डेसिमल एंड ऑल सब पॉसिबल है। सो इट इज मेजर्ड रादर देन काउंटेड। क्लियर? देन बेस्ड ऑन टाइम की अगर हम बात करें तो अगेन वी हैव 2 ओनली, टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो जो टाइम सीरीज डेटा है वो आप कलेक्ट करते हो ओवर टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। जैसे स्टॉक प्राइस एक रेगुलर इंटरवल होता है जब उनको ये डेटा को कलेक्ट करना होता है, तो ये टाइम सीरीज हो गया। क्रॉस सेक्शनल डेटा, तो डेटा कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम फॉर फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है वो आप कलेक्ट करते हो एक ही स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे सर्वे के रिजल्ट हो गए, एंड में ही लेना है, ठीक है। सेंसस डेटा हो गया, एंड में लेना है। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हो गया, एंड में लेना है। तो ये जो सर्वे है ये ऑन एक पर्टिकुलर डे पे कंडक्ट होते हैं, एंड ये जो है टाइम सीरीज डेटा, ये रेगुलर बेसिस पे जो है आपके रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट बेस्ड ऑन टाइम ऑल्सो। तो ये चारों टाइप डेटा टाइप्स आपको अच्छे से याद रखना है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्ड में स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो डेटा। उसके बाद बेस्ड ऑन नेचर ऑफ वैल्यूज पे डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। बेस्ड ऑन टाइम पे टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्लियर है? तो काफी इजी है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है ना, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हो, नोइर
NOIR, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो डेटा साइंस है ये क्या है, अगेन यहाँ पर आप क्या करते हो डेटा साइंस में, आप अंडरस्टैंड करते हो डेटा के टाइप को, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर एनालिसिस। सो यहाँ पर ये आपके डेटा टाइप्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो डेटा टाइप्स के बारे में हमने समझ लिया। अब डेटा कलेक्शन की बात करें तो डेटा कलेक्शन आप काफी जगह से कर पाते हो। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एनालाइज करना है आपको डेटा, तो उससे पहले आपको डेटा कलेक्ट भी करना पड़ेगा। विदाउट डेटा, डेटा साइंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जो प्रोसेस होती है डेटा गैदर करने के लिए, इसी को बोला जाता है डेटा कलेक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो डेटा कलेक्शन है वो क्या है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रॉ डेटा from various sources for analysis, and the quality and relevance of the collected data directly determines the accuracy and reliability of insights generated। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें आप रॉ डेटा को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो अलग अलग सोर्सेज से एंड उसको एनालाइज करते हो, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ डेटा की यहाँ पर बात हुई है, क्वालिटी एंड रेलेवेंस, तो यहाँ पर अगर आपका डेटा रॉन्ग है तो जो रिजल्ट्स हैं वो भी गलत हो जाएंगे। सो दिस इज अ फेमस सेइंग इन डेटा साइंस कि जो गार्बेज इन अगर आप करोगे तो वही गार्बेज आउट भी आपको मिलेगा, यानी कि बैड डेटा लीड्स टू बैड रिजल्ट्स। फाइन। तो डेटा कलेक्शन के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली मेंटेन करनी होती है। दो ही टाइप्स के डेटा कलेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स के अंदर अगर हम बात करें तो in this method it is collected first hand directly for the specific purpose of the correct project। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो प्राइमरी डेटा है ये आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली रिसर्चर से या फिर उस कंपनी से कलेक्ट कर रहे हो फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो ये जो डेटा होता है ये फ्रेश और ओरिजिनल होता है। इसमें आप सर्वेस, क्वेश्चनर्स का जो यूज कर सकते हो, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, फोकस ग्रुप्स, ये सारी चीजें का यूज करके आप जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो इनका आप और डिटेल में लिख सकते हो काफी इजीली, सिर्फ इसको ये जो है ना आप आगे पढ़ लेना। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये ऐसा डेटा है दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। आपका पर्पस अलग है लेकिन दूसरे वाला जो है उसका पर्पस यहाँ पर अलग है। तो सेकेंडरी डेटा इज द डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग न्यू डेटा आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग डेटा सोर्सेस का ही यूज करते हो। जैसे कि वेब स्क्रैपिंग हो गया है ना, वेब स्क्रैपिंग मतलब आप ऑटोमेटिकली डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वेबसाइट्स में से। तो कौन से टूल्स का यूज करते हो, ब्यूटीफुल सोप, देन स्क्रैपी, इन सब का आप यूज करते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट प्राइजेस कलेक्ट करने हैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। एपीआईज का यूज कर सकते हो। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआईज से आप क्या करते हो, एपीआईज हमें अलाउ करती हैं टू एक्सेस या फिर टू अलाउ प्रोग्राम्स डायरेक्टली एक्सेस डेटा फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे ट्विटर की एपीआई हो गई, गूगल एपीआई हो गई, वेदर सर्विसेज एपीआई हो गई। तो अगर आपको रियल टाइम वेदर डेटा चाहिए तो आप वेदर एपीआई का यूज करते हो। तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट आपके मेथड्स होते हैं एंड वो कोई और भी यूज कर रहा होता है फॉर डिफरेंट पर्पस। वैसे डेटाबेसेस, डेटा वेयरहाउसेस वगैरह होते हैं। देन ओपन डेटा सोर्सेज जैसे कैगल एंड ऑल। सेंसर डेटा, आईओटी डेटा जिसमें आपके फिजिकल सेंसर्स, वेरेबल, स्मार्ट डिवाइसेस यूज होते हैं। लॉग फाइल्स एंड ऑल। तो ये होता है सेकेंडरी डेटा जो कि एक से ज्यादा लोग इसको यूज कर पाते हैं। बट ये होता है प्राइमरी डेटा जो कि सिर्फ दिया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ कंसिडरेशंस फॉर डेटा कलेक्शन, आपको क्या कंसीडर करना पड़ता है, लाइक व्हेन कलेक्टिंग डेटा वी मस्ट फॉलो सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला आपका आ जाता है रेलिवेंस। तो यहाँ पर आप कलेक्ट करते हो डेटा को दैट इज रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इररेलिवेंट डेटा जो है ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा, इसलिए आपको रेलिवेंट डेटा ही कलेक्ट करना है। फिर आपका आता है एक्यूरेसी। तो जो आपका डेटा है वो कलेक्ट होना चाहिए करेक्टली फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज ओनली। आपको कहीं और से नहीं डेटा लेना है क्योंकि दैट कैन नॉट बी अ ट्रस्टेड रिसोर्स। देन कंप्लीटनेस, डेटा आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर मिसिंग होगा तो ऑब्वियसली एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। टाइमलाइनेस, यानी कि आपका जो डेटा है इट शुड बी करंट एंड अप टू डेट, ठीक है। पुराना डेटा नहीं होना चाहिए, 10 साल 15 साल पुराना डेटा इज नथिंग यूजफुल इन करंट ट्रेंड्स, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पर जो आपका डेटा है एक
मतलब यूनिफॉर्म फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए, यूनिट्स फॉलो करना चाहिए। जैसे जो हाइट है इट शुड बी आइदर इन सेंटीमीटर और मीटर्स, दोनों में होगी तो वो अगेन आपका जो है ना डेटा में प्रॉब्लम हो जाएगी। एथिक्स एंड प्राइवेसी, तो आप जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो तो आपको एक प्राइवेसी और लीगल रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, जैसे जीडीपीआर एंड हाइपा। तो ये क्या होता है ना, पर्सनल डेटा वो आप हैंडल कर पाते हो रिस्पॉन्सिबली। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डेटा कलेक्शन पार्ट। डेटा कलेक्शन कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। दो टाइप के डेटा कलेक्शंस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपने देखा, आप क्या क्या देखते हो, आप सर्वेज, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, देन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीजें देख रहे होते हो। सेकेंडरी डेटा के अंदर आप वेब स्क्रैपिंग करते हो, एपीआईज, डेटाबेसेस, ओपन डेटा सेट, सेंसर्स, लॉग फाइल्स का यूज करते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो जो डेटा साइंस का काम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, डेटा कलेक्शन से स्टार्ट होता है। एंड द बेटर द डेटा वी कलेक्ट, द बेटर द इंसाइट्स वी कैन जनरेट फ्रॉम इट। क्लियर? नाउ नीड ऑफ डेटा रैंगलिंग। डेटा रैंगलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन आई विल से स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डेटा रैंगलिंग, अब इमेजिन करो एक कंपनी है एंड इट गिव्स यू अ डेटा सेट टू एनालाइज। व्हाट टू एनालाइज? आपको उसने, कंपनी ने एक सपोज एक्सेल फाइल दी है, ठीक है, तो आपने वो ओपन करी। अब आप देख पा रहे हो उसमें काफी मिसिंग वैल्यूज हैं, काफी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, काफी रॉन्ग स्पेलिंग्स हैं, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है। तो क्या आप डायरेक्टली उस पर मशीन लर्निंग मॉडल को अप्लाई कर दोगे? नो, ऑब्वियसली, राइट। तो आपको सबसे पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो इसी क्लीन करने को, ऑर्गेनाइज करने को क्या बोला जाता है गाइस? डेटा रैंगलिंग बोला जाता है। तो जो डेटा रैंगलिंग है ये क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू क्लीन, स्ट्रक्चर्ड एंड यूजेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। ठीक है, तो इसी को आप डेटा क्लीनिंग बोलोगे। डेटा आगे जाके इसमें जो भी आप करते हो ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली इसमें आप, फॉर एग्जांपल, आपके पास कस्टमर डेटा है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, काफी मेसी कस्टमर डेटा है, तो आपको उसको क्लीन डेटा सेट में जो कि एनालिसिस के लिए रेडी हो उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप डेटा रैंगलिंग का यूज करते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मर्जिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेज इनटू सिंगल डेटा सेट फॉर एनालिसिस। तो यहाँ पर आप मर्ज करने की बात कर रहे हो, है ना। समटाइम्स जो डेटा है वो डिफरेंट सिस्टम से आ रहा होता है, जैसे कि सेल्स डेटाबेस से आ रहा है, आपका कस्टमर डेटाबेस से आ रहा है, प्रोडक्ट डेटाबेस से आ रहा है। तो ये सारे डेटा सेट्स को हमें क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है इनटू वन डेटा सेट। तो वो आपका पहला आपका स्टेप हो सकता है डेटा रैंगलिंग में। देन आप मिसिंग वैल्यूज को, जो आपकी है मिसिंग डेटा, उसको आइडेंटिफाई करते हो एंड उसमें आप टेक्निक्स लगाते हो कि भाई अगर ये मिसिंग है तो क्या मैं इस रो को डिलीट कर दूं, या फिर उसमें कोई मीन, मीडियन, एवरेज वैल्यू को पुट अप कर दूं। ये सारी चीज आपकी इसमें हो जाती है। डिलीटिंग डेटा दैट इज अननेसेसरी और इररेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट, है ना। अगर आपको कोई डेटा अननेसेसरी लग रहा है जो कि एनालिसिस में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप पूरा कॉलम डिलीट कर देते हो। देन आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीम आउटलायर्स एंड आइदर एक्सप्लेनिंग डिस्क्रिपेंसीज और रिमूविंग देम। आई होप आपको आउटलायर्स का मतलब पता है। आउटलायर्स मतलब कि जैसे कि ये सारे डेटा का ट्रेंड ऐसे जा रहा है, लेकिन एक डेटा है जो कि यहाँ पे पड़ा है, तो ये डेटा क्या हो गया, आउटलायर हो गया। मतलब कि एक एक्सट्रीम वैल्यू जो कि सबसे अलग है, दैट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट्स। तो यहाँ पर बोला जाता है क्या, आपका आउटलायर। तो इन आउटलायर्स को भी हैंडल करना आपके डेटा रैंगलिंग में आता है। देन कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट्स, एग्जांपल आपके डेट्स ऐसे हैं, मंथ, डेट एंड ईयर, बट आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें भी डेटा रैंगलिंग का यूज होता है। ठीक है, अब डेटा रैंगलिंग की जरूरत ही क्या है, तो भाई इसकी जरूरत ही जरूरत है। व्हाई कांट वी डायरेक्टली यूज रॉ डेटा, ये आप बोल सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा काफी मेसी और काफी इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए हमें डेटा रैंगलिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड डेटा इज ऑलमोस्ट मेसी, इनकम्प्लीट, इनकंसिस्टेंट एंड फॉर्मेटेड इनकरेक्टली। ठीक है, देन मशीन लर्निंग क्या हो जाता है यहाँ पे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली ऑन रॉ और अनक्लीन डेटा। ठीक है, देन डेटा रैंगलिंग क्या इंश्योर करता है, जो डेटा है इज इन अ रिलायबल स्टेट बिफोर इट इज एनालाइज्ड एंड लेवरेज्ड। इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस। टिपिकली 60 to 80% ऑफ जो डेटा साइंटिस्ट का टाइम है वो कहाँ जाता है, आपके डेटा रैंगलिंग के अंदर जाता है। सही समझ में आ गई बात। अब डेटा रैंगलिंग इतना बोल लिया है, इसके स्टेप्स भी समझ लो, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा रैंगलिंग के स्टेप्स। सबसे पहले आता है आपका डिस्कवरी। ठीक है, तो डिस्कवरी ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसका मतलब आप यहाँ पर
डेटा जो बेस है, डेटा सेट, डेटा बेस आप जो बोल रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना। तो आप एग्जामाइन करते हो कि भाई किस टाइप का डेटा है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द डेटा सेट। प्रोसेस करने से पहले डेटा सेट समझ लो, ठीक है। आप उसमें देख रहे हो कौन से टाइप का डेटा है, कितने नंबर ऑफ रोज कॉलम्स हैं, कौन से डेटा टाइप यूज हुआ है, मिसिंग वैल्यूज हैं या नहीं है तो कितनी है, पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, इनकंसिस्टेंसीज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डिस्कवरी में देख रहे होते हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग यानी कि जो रॉ डेटा है वो आपका स्टोर हुआ होता है इन मेसी फॉर्मेट्स। तो अब आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो इनटू स्ट्रक्चर्ड टेबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही होती हैं, देखो रॉ डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ डेटा आपका टेक्स्ट फाइल, लॉग्स, मिक्स्ड फॉर्मेट्स ये एक साथ हो सकता है। तो अब आप इसको स्ट्रक्चर्ड टेबल्स में कन्वर्ट करोगे, तो आप डेटा को अरेंज करोगे रोज एंड कॉलम्स में, कॉलम के हेडर्स रीनेम करोगे, डेटा टाइप्स कन्वर्ट करोगे, काफी सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये डेटा को ऐसा बना रहे हो जो कि मशीन रीड कर पाए, क्लियर है। देन क्लीनिंग आता है, तो अब आप रिमूव कर पाते हो एरर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज फ्रॉम डेटा। जैसे कि आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, आपकी मिसिंग वैल्यूज हैंडल कर रहे हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट करनी है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स हैं, रिमूव और ट्रीट आउटलायर्स हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लीनिंग में आती हैं, ठीक है। एनरिचिंग, एनरिचिंग यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, समटाइम्स जो डेटा होता है ना इट लैक्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो वी एड एडिशनल डेटा, जिसके अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है। तो आप मल्टीपल डेटा सेट्स को कंबाइन करते हो, आप कैलकुलेटेड फील्ड्स को ऐड करते हो, ठीक है, जिसमें टोटल एवरेज चीजें आप काउंट करके एडवांस मतलब कैलकुलेट करके ऐड कर रहे होते हो। एक्सटर्नल डेटा जैसे कि लोकेशन, डेमोग्राफिक डिटेल्स एंड ऑल ये ऐड करते हो। तो एनरिच करना यानी कि और अपने डेटा के अंदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स को ऐड करना, क्लियर। वैलिडेटिंग आ जाता है, भाई देखो अगर एज है फॉर एग्जांपल, तो एज के अंदर अगर डेटा सेट में 200 लिखा है तो दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि आज के डेट में कोई भी 200 इयर्स नहीं जीता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द वैलिडेशन पार्ट जहां पर यूज होता है। हम चेक करते हैं कि जो डेटा है क्या वो करेक्ट है, आप देखते हो डेटा टाइप्स चेक करेक्ट है कि नहीं, वेरीफाई करते हो वैल्यू की रेंज, जैसे कि हमें पता है कि 150 तक चलो हम एज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन 200 इज एक्सट्रीम, राइट। तो ये सारी चीजें, रेंजेस एंड ऑल, देखो ये सब हम यहाँ पर जो है कर रहे होते हैं। तो इसमें वैलिडेशन के रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं एंड इसी वजह से आपका इनकरेक्ट एनालिसिस जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। देन यू हैव पब्लिशिंग, क्लियर। तो अब आपके पास क्या है, फाइनली आपके पास क्लीन डेटा सेट है। अब आप इसको शेयर करते हो फॉर एनालिसिस, तो आप उसको CSV या एक्सेल डेटाबेस से एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो डेटा वेयरहाउस में, या फिर प्रोवाइड करते हो डेटा सेट टू एनालिस्ट या फिर डैशबोर्ड को। तो ये आपका क्या था, डेटा रैंगलिंग प्रोसेस था, जिसमें आप क्लीन करते हो एंड डेटा को प्रिपेयर करते हो फॉर एनालिसिस, क्लियर। हमने क्या देखा, डिस्कवरी, स्ट्रक्चरिंग, क्लीनिंग, एनरिचिंग, वैलिडेटिंग एंड पब्लिशिंग। तो इसको बहुत अच्छे से आप जो है याद रख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। मेथड्स क्या क्या है डेटा रैंगलिंग के, तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग, काफी इजीली अब आप इसको लिख पाओगे। डेटा क्लीनिंग क्या है, जिसमें आप डिटेक्ट करते हो, करेक्ट करते हो और रिमूव करते हो करप्ट, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटा सेट। यानी कि अभी देखो, अभी जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा कि एग्जैक्टली डेटा रैंगलिंग क्या है, उसमें हमें समझा कि एग्जैक्टली डेटा रैंगलिंग परफॉर्म कैसे करता है। तो प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस हमें 3 मेथड्स करने होते हैं, जैसे कि डेटा क्लीनिंग हो गया, यहाँ पर डेटा क्लीनिंग के बाद आपका डेटा इंटीग्रेशन होता है एंड देन उसके बाद आपका डेटा रिडक्शन होता है। तो ये 3 जो है ना मेथड्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा रिडक्शन। ये टेक्निक्स हमारी हेल्प करती हैं टू कन्वर्ट रॉ मेसी डेटा इनटू यूजेबल डेटा। सबसे पहली बात आती है डेटा क्लीनिंग की, जो अभी हमने पढ़ा। तो ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस जो है क्लीनिंग करने के लिए, ये आपको हेल्प करती है टू डिटेक्ट एंड करेक्ट इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट डेटा। तो जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स है ना, ये इनके अंदर काफी मिसिंग वैल्यूज होती हैं, काफी नॉइसी डेटा होता है, काफी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो डेटा क्लीनिंग जो है इसको एक डेटा क्वालिटी के अंदर इंप्रूव करता है। सबसे पहली बात आपकी डेटा क्लीनिंग में आ जाती है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। तो मिसिंग डेटा को हैंडल करने के काफी ज्यादा तरीके हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले आप इग्नोर कर सकते हो टपल्स, है ना, मतलब
अगर डेटा है एंड उसके अंदर काफी लार्ज स्केल में रोज हैं, तो आप कुछ रोज डिलीट कर दोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मिसिंग वैल्यूज हैं जहां पे उस पूरी रो को ही रिमूव कर दो, तो वो होता है इग्नोर द टपल। फिर फिल द मिसिंग वैल्यूज मैन्युअली। अब आपका डेटा उतना ज्यादा लार्ज नहीं है, तो आपको उसी डेटा सेट्स के साथ डील करना है एंड वो मिसिंग वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली उसको अपडेट कर सकते हो। जो आपको लग रहा है, ठीक है, आप मिसिंग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है या कुछ भी है, तो वो आप मैन्युअली उसमें ऐड कर सकते हो। फिल विद द एट्रीब्यूट मीन, यानी कि पूरा जो है ना, अब सपोज आपके पास यहाँ पर लेट सपोज एज की बात हो रही है, ठीक है, तो किसी कंपनी में एज यहाँ पर मेंशन्ड है एंड कहीं किसी पॉइंट पे मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, जो प्रेजेंट है उनका एवरेज लेके यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है, फॉर द टाइम। तो ये होता है एट्रीब्यूट मीन को फिल करना। देन फिल विथ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, तो इसके अंदर हम KNN का यूज करते हैं, रिग्रेशन का यूज करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबल जो करेक्ट वैल्यू होगी मिसिंग के जगह पर होने के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये होता है हैंडलिंग मिसिंग डेटा का प्रोसीजर। फिर आपका जो नॉइसी डेटा है उसको भी आप हैंडल कर पाते हो। तो जो नॉइसी डेटा होता है, नॉइसी डेटा यानी कि इनकरेक्ट या फिर मीनिंगलेस डेटा, जो कि काफी सारे एरर से आ सकता है, जैसे कि आपका डेटा कलेक्शन में कोई एरर हो गया, ट्रांसमिशन एरर, या फिर डेटा एंट्री में मिस्टेक हो गई, फॉल्टी सेंसर थे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर नॉइसी डेटा क्रिएट होता है। तो अब हमें इस नॉइसी डेटा को हैंडल करना है, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं, सबसे पहले आती है आपकी बिनिंग मेथड। बिनिंग मेथड, इसमें आप क्या करते हो, डेटा को सॉर्ट करते हो, डेटा को इक्वल साइज्ड बिन्स यानी इक्वल साइज के सेगमेंट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, और फिर क्या होता है, एंड स्मूथ वैल्यूज विद इन ईच बिन, ईच सेगमेंट हैंडल्ड सेपरेटली, वैल्यूज कैन बी रिप्लेस्ड बाय बिन मीन और बाउंड्री वैल्यूज। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप कर रहे हो एग्जाम मार्क्स को इनटू रेंजेस, कि इतने से इतने पास हैं, इतने से इतने फेल हैं, तो वो सब आप कैटेगरीज में क्या कर रहे हो, सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो डेटा को सॉर्ट करके, तो वो आता है बिनिंग मेथड में। सेकेंडली आपका आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन तो आपको पता ही है, ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल मॉडल को फिट करते हो आप टू द डेटा, तो इस मॉडल से आपको एक स्मूथ नॉइजी वैल्यूज जो है वो क्रिएट होके मिलती हैं। एंड फॉर एग्जांपल आपको प्रेडिक्ट करना है हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन साइज एंड लोकेशन, तो उस केस में आप रिग्रेशन का यूज करते हो। थर्ड आपका आता है क्लस्टरिंग। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हो, क्लस्टर्स में ग्रुप करते हो सिमिलर डेटा को। तो जो आउटलायर्स जैसे मैंने आपको दिखाया था, दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी क्लस्टर कैन बी डिटेक्टेड या फिर रिमूव्ड। क्लियर, सो ये सारी चीजें आपकी क्लस्टरिंग में आती हैं। तो आई होप आपको डेटा क्लीनिंग के अंदर 2 पॉइंट समझ में आ गए, हैंडलिंग मिसिंग डेटा एंड हैंडलिंग नॉइसी डेटा। अब डेटा इंटीग्रेशन की बात करें, तो जो डेटा इंटीग्रेशन होता है ना, ये एक प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू सिंगल यूनिफाइड डेटा सेट, है ना। एक डेटा सेट के अंदर आप मल्टीपल सोर्सेज का जो डेटा है वो कंबाइन करने जा रहे हो, उसी को डेटा इंटीग्रेशन बोला जाएगा। और एक कंपनी जो है वो स्टोर करती है डेटा को मल्टीपल डेटा सेट बेसिस के अंदर, फ्लैट फाइल्स के अंदर, डेटा क्यूब्स के अंदर, है ना। तो जो डेटा इंटीग्रेशन है वो क्या कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को मर्ज कर रहा है इनटू वन व्यू। क्लियर, अब इसके अंदर फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रेशन में क्या फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, 3 कंपोनेंट्स बेसिकली वी कैन से। द फर्स्ट इज जी, दैट इज ग्लोबल स्कीमा। ये एक यूनिफाइड व्यू होता है इंटीग्रेटेड डेटा का, एकदम यूनिफाइड स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हो, ग्लोबल स्कीमा। क्लियर, सोर्स स्कीमा होता है, सोर्स स्कीमा यानी कि जो स्कीमा के डिफरेंट सोर्स डेटाबेसेस हैं, ठीक है, तो वो आपका सोर्स स्कीमा में आता है। और एम यानी कि मैपिंग, यानी कि आप डिफाइन करते हो कि सोर्स डेटा कैसे मैप करना है टू ग्लोबल स्कीमा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। GCM आप अच्छे से याद रख सकते हो, सिर्फ आपने नाम भी मेंशन कर दिया तो इट इज इनफ। अब डेटा इंटीग्रेशन के अप्रोचेस क्या क्या हैं, तो देयर आर 2 मेन अप्रोचेस। सबसे पहले टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग यानी कि इस अप्रोच में अब आप क्या करते हो, डेटा को जो है ना डिफरेंट सोर्सेज से फिजिकली स्टोर करते हो एक सेंट्रल डेटा वेयरहाउस के अंदर, मतलब अलग अलग जगह से डेटा लेके आप एक जगह पे स्टोर कर लेते हो, ठीक है। तो इनटू वन सिंगल फिजिकल लोकेशन, थ्रू आप एक्सट्रैक्शन का यूज करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग का यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, जिसको ETL मेथोडोलॉजी बोला जाता है। क्लियर, तो ये होती है टाइट कपलिंग। फाइन, फिर लूज कपलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो अपने अपने ओरिजिनल सोर्स डेटाबेस में ही होता है, और जो इंटरफेस है उन दोनों के बीच का वो रिट्राइव करता है जो डेटा उसको चाहिए वो ही, ठीक है। तो टाइट कपलिंग में तो हमने सब कुछ डाल दिया, जो डेटा चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ। एंड लूज कपलिंग में हमने क्या किया, जो नीडेड है उतना ही डेटा हमने अपने न्यू डेटा के अंदर ऐड किया, ठीक है। अब इसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात स्कीमा इंटीग्रेशन।
है ना। हर एक डेटाबेस का स्कीमा अलग होता है, तो वो हमेशा डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिफरेंटली रिप्रेजेंट करते हैं सेम एंटिटी को। फॉर एग्जांपल आपका एक डेटाबेस है जिसके अंदर लिखा है कस्टमर आईडी, ठीक है, कस्टमर आईडी, एंड वही सेम कस्टमर आईडी आपने दूसरे डेटाबेस में लिखी है ऐसे कस्ट आईडी, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन वो दोनों का नाम अलग है, एंड इसके वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये इश्यू आ सकता है आपके डेटा इंटीग्रेशन में। सेकेंडली रिडंडेंसी, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन होती है ना। कुछ दो कॉलम्स हैं जिसमें आप सेम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हो, तो ये आपकी रिडंडेंसी होती है जो आपको रिमूव करना पड़ती है, तो दैट कम्स अंडर दिस इशू। देन थर्ड है आपका डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं दे मे रिप्रेजेंट द सेम डेटा डिफरेंटली, है ना। जो हाइट है वो आप रिकॉर्ड करते हो फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में इन वन डेटा सेट, एंड दूसरे के अंदर आप इंचेस या मीटर्स में कर रहे हो जाके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस द इश्यूज इन डेटा इंटीग्रेशन, क्लियर। अब डेटा रिडक्शन लास्ट की बात करें तो डेटा रिडक्शन टेक्निक्स एम टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डेटा while maintaining its analytical integrity। मतलब जो डेटा रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं वो यूज करते हैं हम टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा सेट। तब कि ये ऐसा नहीं है कि साइज ऑफ डेटा सेट यानी कि हमने काफी डेटा डिलीट कर दिया, नहीं, हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करते हैं, बट डेटा साइज को जो है वो हम रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि लार्ज डेटा सेट काफी डिफिकल्ट होता है प्रोसेस करने के लिए। तो रिड्यूसिंग डेटा जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्टोरेज को भी इम्प्रूव करने के लिए एंड प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए भी, ठीक है। अब डेटा रिडक्शन के मेथड्स क्या क्या है, तो सबसे पहला मेथड है डेटा क्यूब एग्रीगेशन। मतलब जो एग्रीगेशन है वो समराइज करता है डेटा एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेली सेल्स डेटा वी स्टोर मंथली सेल्स टूल्स। तो इससे आपका जो है ना काफी कम डेटा का जो है ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि कम साइज में आप ज्यादा डेटा जो है ना वो स्टोर कर रहे हो। फिर एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस मेथड के अंदर आप इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स रिमूव करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कोई डेटा सेट है उसमें 50 कॉलम्स हैं, सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट है, तो अब आप सिर्फ उन 10 ही कॉलम्स को रखोगे, बाकी को रिमूव कर दोगे, ठीक है। देन न्यूमेरोसिटी रिडक्शन, तो इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग फुल डेटा सेट आप जो मतलब मॉडल को जितना डेटा चाहिए बस आप उतना ही स्टोर करते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे रिग्रेशन मॉडल है, वो किसी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को समराइज कर रहा है, तो हम सिर्फ वही दो जो कॉलम्स है उनको रखेंगे, बाकियों को रिमूव कर देंगे। देन डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, तो इस मेथड के अंदर आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जो है रिड्यूस करते हो, है ना। एंड इसके अंदर पीसीए टेक्निक का यूज होता है, आपके वेवलेट ट्रांसफॉर्म का यूज होता है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो डेटा है उसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं वाइल प्रिजर्विंग की इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। तो ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं इन मेथड्स ऑफ डेटा रैंगलिंग। मेथड्स और स्टेप्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेप्स में आपको ये स्टेप्स दिखाने हैं, कौन से स्टेप्स दिखाने हैं, डिस्कवरिंग, स्ट्रक्चरिंग, क्लीनिंग, एनरिचिंग, वैलिडेटिंग एंड पब्लिशिंग, ओके। बाकी आपको इसमें मेथड्स में डेटा क्लीनिंग को एक्सप्लेन करना है, डेटा इंटीग्रेशन और डेटा रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है। आई होप यू गॉट दिस थिंग वेरी इजीली, क्लियर। अब आ जाते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, ये भी आपके किस में आ जाते हैं, डेटा रैंगलिंग में ही आ जाते हैं। तो ये आप नेक्स्ट 2 के अंदर यूज करोगे, ठीक है। तो टॉप 3 जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3 जो आपके प्रोसेस के अंदर आते हैं। कौन सा प्रोसेस, डेटा रैंगलिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इमेजिन करो आपके पास डेटा सेट है जिसके अंदर एज लिखी है, ठीक है। एज है, एज आपकी किसके अंदर है, ईयर्स के अंदर एज है, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी लिखी है, फाइन। तो जो सैलरी है वो आपकी ऑब्वियसली रुपीज में हो जाती है, ठीक है। बाकी आपका डिस्टेंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आप अपने किलोमीटर्स के हिसाब से। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट स्केल्स और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी ऑन सच इनकंसिस्टेंट डेटा। सो यहाँ पर अब हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है डेटा को इनटू सूटेबल फॉर्मेट, एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर इनटू अनदर टू मेक इट सूटेबल फॉर एनालिसिस और मॉडलिंग, क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो,
अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, स्केल और स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के क्या मेथड्स हैं आपने पढ़ा है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन मतलब कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्केल करते हो, वैल्यूज को विद इन फिक्स्ड रेंज, जैसे कि कॉमन रेंजेस क्या होती हैं, 0 से 1 होती हैं, 0 to 1, या फिर -1 to 1 होती हैं, ठीक है। तो ये दो रेंजेस हैं जिसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब ये जरूरी क्यों है, बिकॉज some attributes may have very large values है ना compared to others। for example एज आपकी 25 है और आपकी सैलरी 5 lakhs है, तो यहाँ पर जो सैलरी है वो डोमिनेट कर सकती है बिकॉज इट हैज मच लार्ज नंबर। ओके, वी नो कि उनके पैरामीटर्स अलग हैं, एज का पैरामीटर अलग है, सैलरी का अलग है, बट स्टिल दे आर नंबर्स फॉर अ मशीन। तो नॉर्मलाइजेशन एंश्योर करता है जो आपके सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करें टू द मॉडल। क्लियर। देन यू हैव एट्रीब्यूट सिलेक्शन एंड फीचर कंस्ट्रक्शन, मतलब इस प्रोसेस में आप सिलेक्ट करते हो और क्रिएट करते हो इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द डेटा सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें आप इंपॉर्टेंट फीचर्स ही एक्सट्रैक्ट करोगे। एग्जाम्पल, ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, तो अब आपने क्या किया, न्यू फीचर क्रिएट किया जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करी एंड उस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को रिमूव कर दिया। तो ये होता है आपका फीचर सिलेक्शन या एट्रीब्यूट सिलेक्शन। फिर डिस्क्रिटाइजेशन होता है। डिस्क्रिटाइजेशन क्या कन्वर्ट करता है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा को डिस्क्रीट कैटेगरीज या फिर इंटरवल्स के अंदर जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि आपके पास एज वैल्यूज है, लेट सपोज आपके पास है 18, 20, 21, 25, 60, ठीक है, ये आपके पास एज वैल्यूज है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे इनटू कैटेगरीज, जैसे कि मतलब आप कंडीशंस अप्लाई करके आप इसको डिफाइन करोगे एज यंग, है ना, या फिर आप यहाँ पर लिखोगे अडल्ट, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो ये जो कैटेगरीज हैं वो डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर क्रिएट होती हैं, ठीक है, जिससे आपका डेटा एनालिसिस क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। क्लियर। देन कॉन्सेप्ट हिरार्की जनरेशन। तो कॉन्सेप्ट हिरार्की क्या कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है लोअर लेवल कॉन्सेप्ट को हायर लेवल कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी कि सिटी को जैसे आपने कंट्री पे कर दिया है ना, छोटी चीज से आपने उसको बड़े में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलता है कॉन्सेप्ट हिरार्की जनरेशन। क्लियर, ये काफी इजी है समझने के लिए, आई होप यू गॉट इट। नाउ लास्ट वन इज डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। तो डेटा डिस्क्रिटाइजेशन का अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो समटाइम्स जो आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, उसमें काफी सारी वैल्यूज होती है, ठीक है। अब आप अगर एक एक वैल्यू को एनालाइज करने बैठोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन वैल्यूज को इनटू रेंजेस एंड कैटेगरीज, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिटाइजेशन। समझ में आ गई बात। यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत डिस्क्रिटाइजेशन देखा था, सेम थिंग आपका यहाँ पर आता है। क्लियर। बस इसके कुछ टाइप्स हो जाते हैं। क्या है डेटा, आपने समझ लिया क्या होता है इसके अंदर, बस टाइप्स आप समझ लो। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन में सुपरवाइज्ड आता है, अनसुपरवाइज्ड आ रहा होता है, यही दो होते हैं। तो सुपरवाइज्ड डिस्क्रिटाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो, क्लास लेबल्स का यूज करते हो, है ना, मतलब आप कंसीडर करते हो एक टारगेट वेरिएबल, बिकॉज इट यूजेस लेबल्ड डेटा, तो इट यूजुअली गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो, आप कस्टमर परचेज का डेटा यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपने क्लासिफाई कर दिया है एज ग्रुप्स के हिसाब से, जैसे अभी हमने यहाँ पर एज के अंदर डिवाइड कर दिया था इन सिमिलर फॉर्मेट, ठीक है। और अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, दिस वर्क्स विदाउट क्लास डेटा, यानी कि टॉप डाउन स्प्लिटिंग आप कर रहे हो या फिर बॉटम टू अप स्प्लिटिंग आप कर रहे हो, है ना, ग्रुप्स में आपने डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको बोला जाता है अनसुपरवाइज्ड डिस्क्रिटाइजेशन। तो इसमें अनसुपरवाइज्ड है इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि दिस मेथड वर्क्स विदाउट क्लास लेबल्स, ठीक है, इट डज नॉट यूज क्लास लेबल्स। फाइन। देन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन की बात करें तो वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एज रेंज और उसका लेबल। क्लियर। तो ये कॉमन आपकी थी एंड यस योर यूनिट इज ओवर हियर। एंड बाकी ये क्विक समरी है जिसमें हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले तो डेटा के बारे में पढ़ा था, देन फिर डेटा साइंस के बारे में पढ़ा कि वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होती है। बिग डेटा यानी कि काफी लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा को बोलते हैं, ये कैरेक्टराइज हम करते हैं बाय यूजिंग 5 V's। डेटा एक्सप्लोजन के बारे में हमने पढ़ा जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डिजिटल डेटा हमने देखी यूजिंग IoT, सोशल मीडिया, डिजिटल
ट्रांजैक्शन, 5 V's ऑफ बिग डेटा के बारे में बात करी जिसमें वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू के बारे में बात की, जिसमें 3 आर बेस्ड ऑन डेटा एंड 3 आर बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ डेटा। क्लियर? देन इंफॉर्मेशन साइंस की बात करी जिसमें हमने देखा कि इट इज कंसर्न्ड विद एनालिसिस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, देन बिजनेस इंटेलिजेंस वर्सेस डेटा साइंस के बारे में देखा। बिजनेस यानी कि पास्ट एनालिसिस, डेटा साइंस यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, बाकी डेटा साइंस लाइफ साइकिल के बारे में बात करी जिसमें 7 स्टेजेस हमने देखे, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन, ईडीए, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। फिर हमने डेटा टाइप्स की बात करी जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर्ड और स्टैटिस्टिकल आ जाता है, जिसमें ये सारे हमने टाइप्स देखे। ठीक है, डेटा कलेक्शन की बात हुई जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स के होते हैं। डेटा रैंगलिंग की बात करी हमने जिसमें हमने देखा स्टेप्स ऑफ डेटा रैंगलिंग, मेथड्स ऑफ डेटा रैंगलिंग। मेथड्स के अंदर ये सारे आ जाते हैं। स्टेप्स में अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू यूजेबल फॉर्मेट जिसमें डिस्कवरी, स्ट्रक्चरिंग, क्लीनिंग, एनरिचिंग, वैलिडेटिंग एंड पब्लिशिंग आ जाते हैं। फिर डेटा क्लीनिंग की बात करी जिसमें हम मिसिंग डेटा हैंडल करते हैं, नॉइसी डेटा हैंडल करते हैं। डेटा इंटीग्रेशन में हम मल्टीपल सोर्सेज के डेटा को कंबाइन कर रहे होते हैं। डेटा रिडक्शन में हम डेटा वॉल्यूम को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ट्रांसफॉर्म, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम नॉर्मलाइज करने का, फीचर कंस्ट्रक्ट, डिस्क्रिटाइजेशन करने का काम कर रहे होते हैं। देन एट लास्ट डिस्क्रिटाइजेशन में हम कंटिन्यूअस वैल्यूज को फाइनाइट इंटरवल्स यानी कि रेंजेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट्स ऑल, देयर इज योर फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी मतलब कॉन्सेप्चुअल था ये पूरा यूनिट, तो आई होप थोड़ा सा आपको बोर तो हुआ ही होगा, बट देखो बहुत इजी है एंड इसमें आप काफी सारा खुद से भी लिख सकते हो क्योंकि चीजें आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं एंड कीवर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई डोंट फील सो कि अब आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आने वाली है। आपको सारे मैंने चीजें रिवाइज भी करवा दी हैं एंड एवरीथिंग आई हैव शोन यू। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, जाके आप एनरोल कर लेना। सेमेस्टर बंडल काफी यूजफुल होगा क्योंकि उसमें आपको एडिशनल फ्री मिल जाएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट। अदरवाइज आप अपने हिसाब से पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी ले सकते हो। रिमेंबर, अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बंडल परचेज करना होगा। अदरवाइज मास्टर सॉल्यूशंस का प्राइस इज डिफरेंट एंड यूनिट वाइज नोट्स का प्राइस इज डिफरेंट। तो आई विल प्रेफर कि इतना ज्यादा आप कंफ्यूजिंग से अच्छा है सेमेस्टर बंडल ही ले लो जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स विद इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल रहे होंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एंड हमने पूरा यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है डीएसबीडीए का। नेक्स्ट आई विल ट्राई टू अपलोड वॉट एवर यू विल से, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड हाँ, हम लोग रिवीजन कर लेंगे अगर हमारे सारी चीजें हो गई, अदरवाइज हम लोग ट्राई करेंगे सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो प्लीज नोट्स रेफर करना। मास्टर सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए हैं डीएसबीडीए के, वो भी देख लेना। ज्यादा आपके पास क्वेश्चंस नहीं है पीवाईक्यूज अवेलेबल ऑनलाइन, इसीलिए मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं मास्टर सॉल्यूशन में जाके, तो काफी ज्यादा यूजफुल आपके लिए वो होने वाला है। तो प्लीज गो एंड सी ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, लॉग इन एटलीस्ट करके रखो, साइन अप करके रखो ताकि आपको सारे नोट्स किस फॉर्मेट में है वो तो समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे एंड यस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।